बेहतरीन हरेम नॉवेल्स जोड़ार 18 नॉवेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। दोनों का लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अध्याय 121। आज रात का मंच आपका है। जूंग यूकिन, जूंग यू और जूंग जू का नेतृत्व करते हुए चौराहे को पार कर गए और मुख्य द्वार से बाहर चले गए। सड़क के उस पार नीले पत्थर से बना एक और कहीं अधिक विशाल चौराहा था। ये ग्रैंड काउंसिल हॉल का सहायक क्षेत्र था। जब बाजार शहर ने प्रमुख कार्यक्रमों की मेजबानी की जिन्हें हॉल में आयोजित नहीं किया जा सका, तो वे बाहर फैल गए। फिलहाल चौक के किनारे पर एक नाजुक चरण पूरा हो चुका था और कार्यकर्ता इसके चारों ओर रक्षात्मक संरचनाओं और सहायक सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे थे। जैसे ही वह चल रही थी, जूंग यूकिन ने कई पुरुषों को देखा जो ओवरसियर की तरह लग रहे थे। गार्ड की वर्दी में छोटे कद का आदमी संभवतः कैप्टन जियांग था, जिसका उल्लेख स्टीवर्ड ने किया था। केवल फाउंडेशन स्थापना पूर्णता चरण में डरने की कोई बात नहीं, लेकिन उसके बगल में मोटे गोल पेट वाले आदमी ने उसे चौंका दिया और उसका घमंड मिटा दिया। मध्य चरण गोल्डन कोर और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह विशिष्ट निर्माण। जिन परिवार का प्रत्यक्ष वंशज जिनबाओ मंडप के लोग अंदर क्यों आ रहे हैं? कैप्टन जियांग, मुझे लगता है मैं मिंगियन हेवनली पैलेस के टूरिंग हॉल से एक कार्यकारी हूँ। आपके फुवान मार्केट टाउन ने हमें प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया है, फिर भी आपने रास्ते में एक और स्थान स्थापित किया है। इसका क्या मतलब है? क्या आप सचमुच मिंगियन हेवनली पैलेस की उपेक्षा कर रहे हैं? जूंग यूकिन करीब आईं। जैसे ही उन्होंने आरोपों का पहला प्रहार किया, उनका चेहरा काला पड़ गया। जिन युआन के साथ होने से जियांग नान को साहस महसूस हुआ। दूसरे की स्वर्णिम आभा से डरे बिना उसने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, क्षमा करें फुवान मार्केट टाउन आपके महान संप्रदाय का गर्मजोशी से स्वागत करता है, लेकिन मैं ईमानदारी से किसी भी निमंत्रण के बारे में कुछ नहीं जानता। जहां तक आज रात के शो की बात है, क्या कलाकार अभी भी मिंगियन हेवनली पैलेस के शिष्य नहीं हैं? अनादर कहाँ है? चूंकि उन्होंने बाजार को सूचना दी, इसलिए हम उन्हें रोक नहीं सकते। जूंग यूकिन का जवाब सुनकर गला रुंध गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, यू याओ मिंगियन हेवनली पैलेस का एक त्याग किया हुआ शिष्य है, जो भागा हुआ अपराधी है, यहाँ झूठे बहानों के तहत ठगी करने के लिए। जियांग नान ने पलकें झपकाईं। सीनियर जूंग, मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, मुझे मूर्ख मत बनाओ। यदि वह वास्तव में एक डाकू है, तो क्या आपको उसे मौके पर ही नहीं मार देना चाहिए था, या उसे गिरफ्तार करने के लिए कानून प्रवर्तन हॉल के लोगों को भेजा? जूंग यूकिन ने महसूस किया कि यू याओ का फुवान मार्केट टाउन में कनेक्शन होना चाहिए। वे स्पष्ट रूप से उसकी रक्षा कर रहे थे। उसके सीने में क्रोध भड़क उठा। वह अपनी आंखों के सामने मंच को तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। कार्यकारी जूंग, ठीक है, अगर आप मुझसे पूछें तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जिन युआन ने अपने बगल में कहा। आध्यात्मिक शक्ति धीमी गति से हिल रही थी। जब मिंगियन हेवनली पैलेस प्रदर्शन करता है, तो क्या आप हमेशा एक ध्वनि अलगाव फॉर्मेशन स्थापित नहीं करते हैं? दोनों शो एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, बस अपना काम करें। जूंग यूकिन ने उसे घूर कर देखा, अब और भी गुस्से में। वह बिल्कुल जानबूझकर ऐसा कर रहा था। हर कोई जानता था कि मिंगियन के दौरों में ऐसी संरचनाओं का उपयोग किया जाता था जो केवल आंतरिक ध्वनियों को बाहर निकलने से रोकती थीं, बाहरी शोर को कभी नहीं रोकना। ये देखकर कि वह उनके प्रदर्शन को रोक नहीं सकी, उसने चारों ओर ठंडी नजर डाली और जाने के लिए मुड़ी। मैंने पहले ही संप्रदाय को रिपोर्ट कर दी है। 2 दिनों के भीतर कानून प्रवर्तन हॉल आ जाएगा, फिर हम उस लड़की से ठीक से निपटेंगे। छोटी फूहड़ को मौत से पहले कुछ आखिरी छलांग लगाने दो। आंटी, हम उसे बाहर से फिल्टर करने के लिए अपनी खुद की आइसोलेशन व्यवस्था क्यों नहीं बनाते? जूंग यू ने सुझाव दिया। कुछ भी सेटअप न करें। क्या ये कमजोरी नहीं दिखाएगा? जैसे कि हम छोटी लड़की से डरते थे। मुझे विश्वास नहीं है कि उसका छोटा कौशल हमारे इतने सारे लोगों के समूह को प्रभावित कर सकता है। जूंग यूकिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के इनकार कर दिया, फिर कहा, एक बार जब हमारा शो शुरू हो जाएगा, तो हम गुप्त रूप से अपने आइसोलेशन एरे को अक्षम कर देंगे और हर नोट को बाहर की ओर बहने देंगे।
बाहर के दरिद्र मूर्खों को सुनने दें कि मिंगियन हेवनली पैलेस के असली अभिजात वर्ग कौन हैं। आंटी सही कह रही हैं। यू याओ केवल अपने लुक से लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, उसका संगीतमय लय का तरीका हमसे ज़्यादा मजबूत नहीं है। ज़ूंग ज़ू आत्मविश्वास से भरी हुई थी, हालांकि उसकी आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। 3 महिलाओं को ग्रैंड काउंसिल हॉल में प्रवेश करते देख जियांग नान अचानक हंस पड़ी। वरिष्ठ जिन, प्रतिभाशाली, उन्हें एक बार उकसाएं और वे शायद अलगाव की स्थिति छोड़ देंगे। जिन युआन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, महज एक चाल, कैप्टन जियांग, आप बहादुर हैं। बिना पलक झपकाए मिंगियन के गोल्डन कोर एग्जीक्यूटिव का सामना कर रहे हैं। जियांग नान ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। बेशक मुझे डर लग रहा है, लेकिन श्री चांद के आदेश यहाँ तक कि मार्केट चीफ भी मना नहीं करेंगे। मुझे लगता है आपने लाइट शेडो स्टोन सीनियर जिन देखा है। वह यूकिंग अमर संप्रदाय की संत हैं। फुवान, मार्केट टाउन ने हमेशा एक महान पेड़ की छाया का आनंद लिया है। हम उसकी अवहेलना करने की हिम्मत कैसे करेंगे? जिन युआन ने अपनी जीभ चटकाते हुए सिर हिलाया। भाई चांग इस संबंध में अद्भुत हैं। क्लेश पार करने वाले महान विशेषज्ञ के भावी दाव साथी। आप नहीं जानते होंगे, यूकिंग इमोर्टल सेक्ट ने ये जानने के बाद से 2 दिनों तक मौन रखा है। हमारे जिनबाओ मंडप ने निर्णय लिया है कि उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी है। जियांग नान ने तेज सांस ली। संत का दिल जीतने की तुलना में संप्रदाय को इसे स्वीकार कराना कहीं अधिक कठिन था। इस शक्तिशाली जांघ को गले लगाने का उसका संकल्प और गहरा होता गया। जिन युआन का दिल हिल गया। उसने अपना सिर झुका लिया। जियांग नान ने अपनी निगाहों का पीछा किया और देखा कि चांग एन और घूंघट में छिपी यू याओ दाव साथियों की तरह एक साथ चल रहे हैं। दोनों व्यक्तियों ने उस लापरवाह व्यक्ति की और भी अधिक प्रशंसा की। आसान अभिवादन के बाद चांग एन मुस्कुराया। तैयारियां कैसी हैं? जैसा कि श्री चांग ने आदेश दिया, हमने हर जगह नोटिस पोस्ट कर दिया है। स्टाफ और लेआउट का काम लगभग पूरा हो चुका है। हमने अराजकता को रोकने के लिए विभाजन संरचनाएं स्थापित की हैं। जियांग नान ने पहले रिपोर्ट की। मंच समाप्त हो गया है, केवल कुछ रक्षात्मक व्यूह बचे हैं, जल्द ही पूरा हो जाएगा। प्रमोशनल लाइट शेडो तैयार है और किसी भी समय शुरू हो सकता है। छाया रिकॉर्डिंग पत्थर भी तैयार किए जाते हैं। फिर जिन युआन ने अपनी भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत की। आप दोनों के मजबूत समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। चांग एन ने अपने हाथ जोड़ लिए। फिर उसने एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल बनाई और जियांग नान को दी। मैं देख रहा हूं कि कैप्टन जियांग कोर कंडेंसेशन के करीब हैं। यहाँ धन्यवाद का एक छोटा सा उपहार है। जियांग नान मना करने ही वाला था कि तभी जिन युआन ने हंसते हुए कहा, टॉप ग्रेड कंडेंसिंग पाउडर। बिना कुछ कहे छोटे कद वाले व्यक्ति ने इसे ले लिया, इसे अपनी भंडारण रिंग में डाल दिया और झुक गया। धन्यवाद श्री चांग। शीर्ष श्रेणी की औषधीय गोलियां दुर्लभ थीं और शायद ही कभी बाजार तक पहुंचती थीं। इसके साथ गोल्डन कोर बनाने की उनकी संभावना बढ़ गई। सफलता नजर आ रही थी। जिन युआन को पता था कि डेंजियांग यान परिवार की 7वीं मिस ने चांग एन को अनगिनत शीर्ष श्रेणी की गोलियों से भर दिया है, ईर्ष्या व्यर्थ थी। चांग और जिन ने एक दूसरे पर नजर डाली, किसी ने भी अधिक नहीं कहा। उनके वर्तमान रिश्ते के साथ ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद देना दिखावा होगा। चांग एन ने आयोजन स्थल पर अपनी निगाहें घुमाईं, आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, चूंकि सब कुछ तैयार है, भाई जिन चलो शुरू करें। जिन युआन ने सिर हिलाया, एक संदेश प्रसारित करने वाली उड़ने वाली तलवार बनाई, उसे कुछ आदेश दिए और उसे छोड़ दिया। यू याओ हैरान लग रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आ गया। पूरे फुवान मार्केट टाउन में अचानक एक स्पष्ट घंटी बजी और जिनबाओ मंडप के ऊपर एक विशाल प्रकाश छाया दिखाई दी। आसमान में ऊंचे, एक आकर्षक नीले बालों वाली, नीली आंखों वाली परी पूरी तरह से तल्लीन होकर अपने सामने जैद जिथेर को तोड़ लाए, दुनिया से हार गई। एक क्रिस्टल स्पष्ट सितार धुन फॉर्मेशन द्वारा प्रवर्धित आकाश में उड़ती हुई हर श्रोता को मंत्रमुग्ध कर देती है। ये कल रात फेंग्यू टॉवर में यू याओ के प्रदर्शन का दृश्य था। छवि बदल गई, जिसमें वह केंद्र मंच पर खड़ी धीरे से बोलती हुई दिखाई दे रही थी। मैं मिंगियन हेवनली पैलेस का यू याओ हूँ। ग्रैंड काउंसिल हॉल के सामने चौक पर
मैं जू के घंटे में एक निःशुल्क एकल प्रदर्शन आयोजित करूंगा। आप सभी के सहारे के लिए आपका शुक्रिया। फिर वह हल्की सी छाया फूलों की बारिश में बदल गई जो धीरे धीरे खत्म हो गई। फुआन मार्केट टाउन 1 या 2 सांस के लिए शांत हो गया, फिर हर जगह उत्साहपूर्ण जयकारों की लहरें स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगीं। चांग एन चकित याओ याओ को देखकर मुस्कुराया। आज रात का मंच आपका है। अध्याय 122 फीनिक्स अनुग्रह में आता है। डूबते सूरज की आखिरी गर्मी बहुत पहले ही फीकी पड़ चुकी थी। शाम की हवा कोमल है। चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी को चांदी के घूंघट की तरह लपेटती है, जिससे फुआन मार्केट टाउन की गलियों को एक नर्म, फिल्टर्ड चमक मिलती है। बिल्कुल उसके सामने कोमल, पानी जैसी यू याओ की तरह, अपनी सामान्य सादे पोशाक के विपरीत, वह प्राइवेट लाउंज रेडियंट से बाहर निकली, फिर भी चांग एन की ओर उसकी निगाहें कोमल बनी रहीं। तुम जाओ, मुझे पता है कि मेरा याओ याओ आज रात का सबसे चमकीला चंद्रमा होगा, जो हर तारे को पीछे छोड़ देगा। मैं तुम्हें अपने मूल को सघन करते हुए देखने का इंतजार करूंगा। यू याओ ने धीरे से गुनगुनाया। करीब आ गई और स्थिर दिल की धड़कन सुनने के लिए अपने गाल को अपनी छाती से लगा लिया। धन्यवाद, मास्टर टिल्डा। फिर वह मंच की ओर मुड़ी। अब तक चौक खचाखच भर चुका था। अफवाहों से प्रेरित लूज कल्टीवेटर समूहों में एकत्रित हो गए और मंच की ओर देखते हुए उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। वाह, मैंने कई वर्षों से इस तरह की भीड़ नहीं देखी है। ऐसा लगता है जैसे आधा बाजार शहर यहीं है। एक वास्तविक त्योहार। बिल्कुल, चौक को देखो, हर इंच पर कब्जा, यहाँ तक कि आसपास की छतों पर बैठे लोग भी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उन विशाल मेगा बाजार कस्बों में दौरे कितने जंगली होंगे। एक मुफ्त शो अद्भुत है। आमतौर पर मैं मिंगियन हेवनली पैलेस के टूर टिकट नहीं खरीद सकता, प्रत्येक में दर्जनों स्पिरिट स्टोन्स। वे केवल टूर के लिए शुल्क लेते हैं। एकल कलाकार किसी बड़ी सफलता का जश्न मनाने के लिए प्रदर्शन करते समय पत्थर नहीं मांगते, वे हमारे जैसे छोटे शहरों को छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं कि वे दर्जनों पत्थर इसके लायक हैं। महान संगीत के अलावा मंत्रवर्धित टुकड़े ही कीमत चुकाते हैं। सही है, फाउंडेशन झांग सीनियर नेक्स्ट डोर ने मुझे बताया कि एक पुरानी डेंटियन चोट एक जिथर पीस से ठीक हो गई थी। चमत्कारी। इससे भी अधिक, कई लोग साधना के लिए संगीत कार्यक्रमों का उपयोग करते हैं। आपको हाथ में स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता होती है, लेकिन दक्षता सामान्य प्रशिक्षण से कहीं बेहतर होती है। सुना है 2 मिंगियन हेवनली पैलेस मंडलियां एक ही समय में ग्रैंड काउंसिल हॉल के अंदर प्रदर्शन कर रही हैं। खराब? कौन परवाह करता है? जो भी स्वतंत्र है मैं उसका समर्थन करता हूँ। दूसरे पक्ष को वैसे भी नहीं सुन सकता। मैं केवल मिस यू याओ का समर्थन करता हूँ। मैं हर दिन फेंग्यू टॉवर में उनका नाटक सुनता हूँ। हमेशा से जानता था कि वह असाधारण हैं। मैं भी, क्योंकि वह बेहद खूबसूरत है। टिल्डा। जैसे जैसे जू का समय नजदीक आता गया, शोरगुल वाला चौराहा और भी जीवंत होता गया। जैसे ही हर कोई यू याओ के प्रवेश का इंतजार कर रहा था, ग्रैंड काउंसिल हॉल के विशाल महल के ऊपर अचानक चमकदार रोशनी चमक उठी। दिव्य संगीत के प्रवाह के साथ अनगिनत भ्रामक आकाश परियां हवा में चक्कर लगाती हैं। प्रत्येक के पास एक अलग उपकरण होता है, मोहक, अलग या अभिव्यक्ति में निर्दोष। वे संरचना और लय के पैटर्न में आकाश में घूमते हैं, जिससे एक अवर्णनीय दृश्य सौंदर्य बनता है। जिनबाओ पवेलियन के पहले ब्लाइंड रिंग लाइट शो की तुलना में ये कम भड़कैला था, फिर भी कहीं अधिक परिष्कृत था, स्पष्ट रूप से सावधानीपूर्वक तैयार किया गया। जैसे परवेणु और सच्चे कुलीनता के बीच का अंतर। लूज कल्टीवेटर आश्चर्यचकित हो गए। अधिकांश ने ऐसा तमाशा कभी नहीं देखा था, सराहना में चुप हो गए। कुछ क्षण बाद रोशनी फीकी पड़ गई और परछाइयां तितर बितर हो गईं। मिंगियन हेवनली पैलेस के योग्य क्या उद्घाटन है, इसे ही मैं पेशेवर कहता हूँ। उद्घोषों के बीच 5 रंग की रोशनी की किरणें महल के सामने आकाश में नाचती हुई उठीं। किरणें स्वर्ग की ओर उठने के साथ ग्रैंड काउंसिल हॉल स्क्वायर से एकीकृत जयकार गूंज उठी, जो हर दिशा में गूंज रही थी। अजीब बात है, उन्होंने ध्वनि पृथक फॉर्मेशन को सक्रिय क्यों नहीं किया? भूल गए? बिल्कुल, मिंगियन कभी भी बाहरी लोगों को संगीत सुनने नहीं देता, अन्यथा टिकट कौन खरीदता? हाँ, वे किसी भी तरह से भूल नहीं गए।
वे जानबूझकर हमें सुनने दे रहे हैं, ये युद्ध की घोषणा है। सही है, उन्होंने जल्दी ही शुरुआत कर दी। स्पष्ट उकसावे की कार्रवाई, मेरे लिए अग्रिम पंक्ति में तरबूज खाना। गपशप के बीच ग्रैंड काउंसिल हॉल का हिस्सा अचानक शांत हो गया। इसके बाद क्वीन और से की एक मधुर जोड़ी ने चुप्पी तोड़ दी। जहां भी तार बजते थे, हॉल के ऊपर हवा में तरंगें झिलमिलाती थीं। अंदर और बाहर कृषकों ने तुरंत अद्वितीय दाव इरादे वाले फैलते हुए आध्यात्मिक क्यूई को महसूस किया। उनके मेरिडियन और डेंटियन को वसंत की हवा ने सहलाया। इससे पहले कि वे आह भर सकें, शक्तिशाली 25 तार वाला से धुन के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया। इसकी विस्तृत श्रृंखला प्राकृतिक सामंजस्य में उच्च और निम्न क्यून की पूरक थी। किन से युगल के तहत हीलिंग पीस का सार पूरी तरह खिल गया। संघनित आध्यात्मिक क्यूई से बने लुवान पक्षी शून्य में टिमटिमा रहे थे, अंतहीन प्रवाह में नृत्य कर रहे थे। पूरे चौराहे पर प्रत्येक श्रोता मंत्रमुग्ध खड़ा था, डेंटियन से लेकर शरीर तक आनंद महसूस कर रहा था। फुवान मार्केट टाउन के अधिकांश लूज कल्टीवेटर्स ने संगीतमय लय के ऐसे अद्भुत तरीके का स्वाद कभी नहीं चखा था। वे भारहीन महसूस कर रहे थे, मानो स्वप्न में हों। हर दिल ने मिंगेन के चमत्कारों की प्रशंसा की, फिर भी संगीत को नुकसान पहुंचने के डर से किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। झिंग, जबकि सभी मंत्रमुग्ध थे, एक एकल क्विन नोट आकाश को भेदते हुए उड़ गया। हवा में धुंध भर गई, आध्यात्मिक क्यूई उमड़ पड़ी, दिल की धड़कनों के साथ मिलकर एक अलौकिक नीला फीनिक्स बन गया जो 9 स्वर्गों की परिक्रमा कर रहा था। नोट ने प्रतिद्वंद्वी टुकड़े को बाधित नहीं किया, फिर भी आकाश में जन्मे फीनिक्स की तरह इसने पक्षियों के झुंड को सम्मान में झुका दिया। किसी को भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि संगीत की दृष्टि से अप्रशिक्षित दर्शकों ने भी दाव इरादे में अंतर को महसूस किया। दीवार के बाहर वाले लोग अंदर नहीं देख सके, लेकिन एक स्वर में वे वापस मंच की ओर मुड़ गए। रात नीचे लटकी हुई थी, चंद्रमा चांदी 9 स्वर्गों से तारे नदी के साथ मिश्रित होकर सुंदर मंच पर झिलमिलाते पानी के रूप में बह रही है। 36 ग्लेज्ड लैंप धीरे से जले, उनकी नर्म चमक और बढ़ती अगरवुड धूप ने मंच को बहते रंग के सपने में बदल दिया। केंद्रीय ग्रीन जेड टेबल के सामने एक नीले बालों वाली लुभावनी महिला कृषक शांत और शांत बैठी थी। बहती आकाशगंगा में एकत्रित तारों की रोशनी की एक स्कट मेज पर उसकी सादे सफेद चौड़ी आस्तीन में चांदी की कड़ाई वाले लुवान और फीनिक्स पैटर्न दिखाई दे रहे थे। उसका गौरवपूर्ण शांत बड़प्पन ऊपर के नीले पानी फीनिक्स को प्रतिबिंबित करता है। नीचे बैठे दर्शक एकदम खामोश हो गए, उनके कानों में प्रतिद्वंद्वी किन से डुएट फीका पड़ गया। सभी की निगाहें मून पैलेस के जेड पूल से केवल स्वर्गीय अमर जैसी आकृति को देख रही थीं। उसकी नीलमणि आंखें तारों की रोशनी से बिखरी हुई भीड़ को शांति से और धीरे से घुमा रही थीं। फिर यू याओ के गोरे हाथ हिले, उन पतली सफेद उंगलियों में अनंत जादू समाया हुआ लग रहा था। जैसे ही उन्होंने तारों को ब्रश किया, क्रिस्टलीय नोट पानी पर जेड टुकड़ों की तरह तरंगित होने लगे। जैसे जैसे उसकी उंगलियां उठती और गिरती गईं, जल विशेषता आध्यात्मिक क्यूई ने अद्भुत पैटर्न में हरे जेड बर्फ के तारों का पता लगाया, जो धुंधली इंद्रधनुषिता में खिल रहे थे। बड़बड़ाती हुई नदी के पानी की तरह एक धुन निकली और हर दिशा में बह गई। ऊपर बिखरने के कगार पर आधा एकत्रित नीला फीनिक्स आध्यात्मिक जल की लहरों के बीच पुनर्जन्म लेता हुआ प्रतीत हो रहा था। एक स्पष्ट चीख के साथ उसने अपने पंख मोड़े और नीचे झुक गया। अध्याय 123 हजार धाराएं आत्मा एकत्रित करने वाली संगीत सारणी। यू याओ का टुकड़ा इसी तरह संगीत कला के उपचार स्कूल से संबंधित था। गहरे नीले रंग का पानी फीनिक्स एक हल्के झरने की ध्वनि के साथ चौक के ऊपर उठा और चक्कर लगा रहा था, जिसके पंख बूंदों की धुंधली धुंध के पीछे थे। चांदनी और लालटेन की चमक में नहाए हुए पानी के छोटे छोटे मोती हवा में बहते हुए क्रिस्टल की तरह इंद्रधनुषी चमक से झिलमिला रहे थे। अनगिनत चेहरे खुशी से आसमान की ओर मुड़ गए, उस अद्भुत आराम को महसूस कर रहे थे जो केवल पानी से जुड़ी आध्यात्मिक क्यूई ही प्रदान कर सकती है। माधुर्य की पर्वत वसंत स्पष्टता के साथ मन और चेतना के सागर दोनों को हल्का महसूस हुआ, मानो अमर के रूप में चढ़ने को तैयार हो। आनंद में खोए हुए सभी ने आह भरी की यात्रा सार्थक रही। मिस यू याओ वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप रहीं।
यहाँ तक कि म्यूजिकल रिदम के तरीके से अनविज्ञलूज कल्टीवेटर भी गहरी खाई को महसूस कर सकते हैं। नीले बालों वाली परी की धुन उनकी धुन से भिन्न थी, फिर भी दूसरों को कभी निराश नहीं करती थी। इसके बजाय इसने उनके राग को उसके अपने राग के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए निर्देशित किया, जिससे उसके विषय के इर्द गिर्द समर्थन और संगति बनी। बिल्कुल ऊपर के दृश्य की तरह धुंधला पानी फीनिक्स केंद्र में खूबसूरती से मंडरा रहा था, जबकि भ्रामक लुवान पक्षी आध्यात्मिक क्यूई द्वारा खींचे गए थे और विनम्रतापूर्वक इसकी परिक्रमा कर रहे थे। 100 पक्षी फीनिक्स की पूजा कर रहे हैं। कई दिमागों ने इस वाक्यांश को आवाज दी और इसे उपयुक्त पाया, विशेष रूप से ग्रैंड काउंसिल हॉल स्क्वायर के अंदर के दर्शकों ने। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि महल से पहले की सीढ़ियों पर एक पूरा महिला समूह मिंगियन हेवनली पैलेस के 8 आंतरिक संप्रदाय शिष्यों का नेतृत्व किया जा रहा था। कुछ ही समय पहले उन्होंने मैचिंग चांद सफेद गाउन, सुंदर आकृतियों को निखारने वाली रेशम की बेल्ट, हल्के से बाल संवारे हुए भौहें और पेंटिंग जैसी आंखों में डेब्यू किया था। संगीतमय लय में डूबे वर्षों ने प्रत्येक को ताज़ा लालित्य की हवा दी। जैसे ही उन्होंने जिथा तोड़े और भजनों पर हाथ फेरा, वे स्वर्गीय परियों की तरह लग रहे थे, जो प्रशंसा जगा रहे थे। लेकिन एक बार जब यू याओ की मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज सुनाई दी, तो हर चेहरा बदल गया। कुछ राख हो गए, अन्य अविश्वास से घूर रहे थे, फिर भी सभी ने प्रतिद्वंद्वी राग और दाव इरादे से लड़ाई की। दर्शकों के लिए पूर्व स्वर्गीय परियां अब भौहें सिकोड़ती थीं या होंठ काटती थीं, उंगलियां बिना किसी अलौकिक अनुग्रह के हिल रही थीं। वे सबसे पहले नश्वर संसार में उतरे, फिर भी उन्होंने आध्यात्मिक क्यूई को कैसे प्रसारित किया या दाव इरादे को एकजुट किया, वे यू याओ की धुन से मुक्त नहीं हो सके। रात के आकाश में दयनीय लुवान पक्षियों की तरह वे चाहे जो भी फड़फड़ाएं, वे फीनिक्स के चारों ओर बह गए, सहारा और पृष्ठभूमि में सिमट गए। महल के गेट के पास छाया में खड़े जूंग यूकिन का चेहरा उदास था, आंखों में सदमा, ईर्ष्या और अफसोस की झलक थी। यू याओ की संगीतमय लय इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ सकती है? मंडली छोड़ने के समय की तुलना में कुछ ही महीनों में उसका पुनर्जन्म हो गया। महिला समूह की लय को पूरी तरह से हावी होते देख जूंग यूकिन को पता चला कि लड़की की उपलब्धि लगभग उसकी लय से मेल खाती है। फिर भी यू याओ केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट परफेक्शन में थी, जबकि वह खुद लेट गोल्डन कोर थी। वह ऐसी प्रतिभा को कैसे नाराज कर सकती थी? अपने दांत भींचते हुए जूंग ने कसम खाई कि यू याओ आज रात नहीं चमकेगी। मेंग मिंग, अपने बॉय बैंड को मंच पर ले जाएं, लड़कियों के साथ 1000 स्ट्रीम स्पिरिट गैदरिंग म्यूजिक एरे में शामिल हों, उसे डुबो दें। हॉल के अंदर मेंग मिंग ने प्रबंधक के भयावह चेहरे और क्रूर निगाहों को देखा, कांप गई और झुक गई। जैसा आपका आदेश हो। चौराहे पर दर्शकों ने लड़कियों की दुर्दशा देखी थी। उन्हें अब भी लगा कि उसी शो के लिए स्पिरिट स्टोन्स को भुगतान करना एक नुकसान है, क्योंकि बाहर के मुफ्तखोरों को नुकसान हुआ है। फिर भी यू याओ ने अपने संगीत को अंदर बढ़ाया था, इसलिए उन्होंने इसका आनंद लिया। किसी ने भी रिफंड चिल्लाकर नहीं कहा, इंतजार करने और देखने का विकल्प चुना। मिंगियन हेवनली पैलेस ने निराश नहीं किया। 8 लड़कियों को आवाज का प्रसारण मिला और उनकी धुन बदल गई। एक विशाल अलौकिक झनकार उठा, जिसके बाद एक मधुर बांसुरी बज उठी। लड़कियों के बगल में 9 लंबे सफेद वस्त्रधारी पुरुष कल्टीवेटर दिखाई दिए, जिनमें से प्रत्येक बेहद सुंदर थे। कई लोगों ने अपने होठों पर सियान बांस की बांसुरी उठाई और शांत अनुग्रह के साथ फूंक मारी। नोट्स जिथस और स्तोत्रों के साथ असीमित दाव इरादे में गूंथे हुए हैं। उनके पीछे 3 किंग स्ट्राइकर्स ने आध्यात्मिक क्यूई पर ध्यान केंद्रित किया और ज़ैड झनकार बजाई। स्पष्ट स्वर एक खाली घाटी की तरह गूंज रहे थे, जिससे अन्य वाद्ययंत्र पूरी तरह से जागृत हो गए। चौक के उस पार सभी ने अचानक आध्यात्मिक क्यूई की अनगिनत झिलमिलाती नदियों को लड़कियों की ओर अंदर की ओर बहते देखा। तेज धाराओं के बीच खड़े होकर उन्हें चेतना के सागर से भौतिक शरीर तक एक आनंदमय मज्जा सफाई का अनुभव हुआ। डेंटियन और मेरिडियन में क्यूई नदियों की लय के साथ स्पंदित होती है, जो पहले से कहीं अधिक सक्रिय है। कई लोगों ने सहजता से स्पिरिट स्टोन्स निकाल लिए और खेती करना शुरू कर दिया। ग्रैंड काउंसिल हॉल के अंदर जानकार ने कहा, हजारों स्ट्रीम स्पिरिट गैदरिंग म्यूजिक एरे उन्होंने समापन समारोह ला दिया है।
1000 स्ट्रीम स्पिरिट गैदरिंग म्यूजिक एरे एक ध्वनि एरे है जिसमें कई खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। इसकी सीमा और प्रभाव सामान्य पहनावे से कहीं अधिक है। यह नकारात्मक स्थितियों को दूर कर सकता है, दिव्य संवेदना को स्पष्ट कर सकता है, क्यूई परिसंचरण को बढ़ावा दे सकता है और आमतौर पर इसे दौरे की समापन संख्या के रूप में सहेजा जाता है। समापन के रूप में ये दर्शकों को तीव्र साधना और अंतर्दृष्टि के लिए एक खिड़की प्रदान करता है। किसने सोचा होगा कि दूसरा टुकड़ा इसके उपयोग को मजबूर कर देगा? आम लोगों को यह नहीं पता था कि सरनी कलाकारों की संगीतमय लय को उन्नत कर सकती है। हालांकि यह उनके सभी दाव इरादों को फ्यूज नहीं कर सका, लेकिन उन्हें कई कदम ऊपर उठाना आसान था। जूंग यूकिन ने समझा कि अकेले कर्मचारियों की संख्या यू याओ के दायरे तक नहीं पहुंच सकती। केवल सरनी की एकीकृत शक्ति ही उसे दबा सकती थी। 17 फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज शिष्यों के प्रदर्शन के साथ वह भी संगीतमय लय के जुड़े हुए तरीके का सामना नहीं कर सकी। यू याओ की तो बात ही छोड़ दें। जूंग ने शर्मिंदगी त्यागने का फैसला किया था। हर दूसरा टुकड़ा रद्द कर दिया गया था। केवल ये पूरी रात खेला जाएगा तो वे केवल चेहरा खो देंगे। पूरी शाम शीर्ष स्तरीय साधना संगीत का आनंद लेने वाले दर्शकों को शायद ही कोई शिकायत होगी। मिंगेन हेवनली पैलेस को एक ही विद्रोही शिष्य द्वारा कुचलते हुए देखने और रिफंड के नारे सुनने से बेहतर है। जूंग यूकिन के होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान तैर गई। आखिरकार यू याओ का एक स्वतंत्र भीड़ को आकर्षित करने का प्रयास, एक सफलता का सपना देखना, क्या मजाक है। वह अभी अभी फाउंडेशन स्थापना पूर्णता तक पहुंची थी। कोर कंडेंसेशन का अंतर बहुत बड़ा था। इतने सारे दर्शक पर्याप्त नहीं थे जब तक कि उनकी संगीतमय लय का तरीका उनकी तीव्र भावनाओं को जगाने के लिए एक और कदम नहीं चढ़ गया। लेकिन वह भी एक दिवंगत गोल्डन कोर प्रबंधक ऐसा नहीं कर सकी। छोटी यू याओ कैसे कर सकती थी? असंभव, बिल्कुल असंभव। अब दर्शक हजारों स्ट्रीम स्पिरिट गैदरिंग म्यूजिक एरे से आकर्षित हो गए। उनकी सारी सहायक शक्ति उनके अपने लोगों में प्रवाहित हो गई। जैसे ही जूंग यूकिन ने अपनी जीत का स्वाद चखा, बाहर की लुप्त होती किंग ने अचानक अपना रुख बदल दिया। अध्याय 124। यू याओ को केवल थोड़ी सी चाल की आवश्यकता है। जैसे ही गुकिन नोट्स लहरों की गर्जना की तरह सुनाई दिए, जूंग यूकिन ने टुकड़े को पहचान लिया। रहस्यमय रसातल ज्वारीय आह्वान। 1000 स्ट्रीम स्पिरिट गैदरिंग म्यूजिक एरे की तरह यह एक साधना बढ़ाने वाली तकनीक थी, लेकिन एकल कलाकार के लिए थी। जूंग यूकिन मन ही मन हंसा। क्या यू याओ ने सोचा था कि वह पहले की तरह अपनी धुन से उन्हें नियंत्रित कर सकती है? सपने देखते रहो। एक अकेला कलाकार मिंगेन हेवनली पैलेस से 17 व्यक्ति ध्वनि सरणी का विरोध करने का साहस कर रहा है। ठंडी हंसी के साथ उसने निर्णय लिया कि यू याओ केवल बाहरी चौक से कुछ दर्शकों को वापस लाना चाहता था। जूंग यूकिन ने अपनी दिव्य भावना के साथ पूरे दृश्य को आत्मसात कर लिया और उसके मुंह के कोने फिर से उठ गए। स्क्वायर में लगभग हर कोई 1000 स्ट्रीम स्पिरिट गैदरिंग म्यूजिक एरे की दाव अवधारणा में डूबा हुआ था। इससे पहले कि उसकी मुस्कान फीकी पड़े, एक गुकिन नोट उसके कान के पास गड़गड़ाहट की तरह फूटा, जिससे उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। फिर, जैसे कि एक चांदी की बोतल टूट गई हो, विद्युतीकृत स्ट्रिंग संगीत 9 स्वर्गों में उड़ गया। दहाड़ता हुआ दाव गर्भाधान एक धार की तरह उमड़ पड़ा। यह क्या छूत है? जूंग यूकिन आश्चर्यचकित थे। एक अनसुनी प्लकिंग तकनीक जो संगीतमय लय के तरीके को इतनी ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। इससे पहले कि झटका फीका पड़े, एक अत्यधिक लयबद्ध, अलौकिक परिचित धुन सुनाई दी। उसने वास्तव में इसे फिर से व्यवस्थित किया। अविश्वास में दहाड़ते हुए गोल्डन कोर डीकन का चेहरा घूम गया। जूंग यूकिन रहस्यमय रसातल ज्वारीय आह्वान के हर बार को दिल से जानता था। जैसे ही यू याओ ने बात जारी रखी, उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। समग्र रूपरेखा वही रही, लेकिन लय, विवरण और परिवर्तन सभी को फिर से लिखा गया। साधना जगत में किसी तकनीक राग को बदलना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इसमें आध्यात्मिक क्यूई आवंटन और दाव आशय प्रवाह शामिल है। पर्याप्त दायरे की जानकारी के बिना जबरन पुनर्लेखन भी नहीं चलाया जा सकता। कोई प्रभाव उत्पन्न करना तो दूर की बात है,
क्या यू याओ का संगीतमय लय पहले ही मेरे रास्ते से आगे निकल गया है और इस स्तर तक पहुंच गया है? जूंग यूकिन जमी हुई खड़ी थी, उसके शरीर में ठंडक दौड़ रही थी, जबकि उसका दिमाग घूम रहा था। यू याओ का प्रदर्शन कभी नहीं रुका। चांग एन से सीखे गए लयबद्ध नवाचारों और संरचनात्मक पुनर्संयोजनों के साथ साथ कभी कभार इलेक्ट्रॉनिक संगीत का उपयोग करते हुए उन्होंने तुरंत दाओ अवधारणा को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया। अनसुनी लयबद्ध पारियों और बिजली की तारों के साथ मध्य हवा में आध्यात्मिक क्यूई का एक विशाल भंवर बना। 1000 स्ट्रीम स्पिरिट गैदरिंग म्यूजिक एरे द्वारा संकलित क्यूई की अनगिनत नदियां उल्टे बहते चमकते झरनों की तरह भंवर में खींची गईं। 8 महिला 9 पुरुष मंडली ने अपने साउंड एरे को बेतहाशा चलाया, फिर भी क्यूई के प्रवाह को नहीं रोक सके। उनके दाव इरादे को दबा दिया गया। उनके द्वारा उत्पादित प्रत्येक नदी को भंवर में खींच लिया गया। 10,000 धाराएं समुद्र में लौट गईं। एक अंतिम भारी राग धीमी गड़गड़ाहट की तरह फटा। दाव अवधारणा, जो अब अपने चरम पर है, फूट पड़ी। उन अनगिनत नदियों को अवशोषित करने के बाद भंवर नीचे की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आध्यात्मिक क्यूई का एक असीम महासागर बन गया जिसने ग्रैंड काउंसिल हॉल के अंदर और बाहर बाढ़ ला दी। उथल पुथल से चौंक कर जागे। दर्शक इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर अचंभित रह गए। अगले ही पल क्यूई के उस समुद्र में डूबे हुए वे आनंदित हो गए। धुन के साथ बहने वाले ज्वार के प्रत्येक उछाल ने उनके शरीर को पिछले पूरे नदी बपतिस्मा के बराबर प्रभाव से झुलसा दिया। और इन क्यूई तरंगों की आवृत्ति भयावह थी, एक मुश्किल से ही कम हुई थी कि अगली लहर आ गई। हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि उनका क्षेत्र कितनी तेजी से आगे बढ़ा। खुश होने के लिए खेती करने में बहुत व्यस्त होने के कारण उन्होंने अपनी पूरी ताकत से खेती करने का मौका जब्त कर लिया। हालांकि कोई नहीं बोला, लेकिन उनके दिलों में प्रशंसा और कृतज्ञता की अनगिनत भावनाएं उमड़ पड़ीं। समर्थन शक्ति की अदृश्य धाराएं एक शक्तिशाली धारा में परिवर्तित हो गईं, जो मंच पर नीले बालों वाली, नीली आंखों वाली परी की ओर बढ़ रही थीं। हॉल की छाया में छिपा जूंग यूकिन एक बेजान कठपुतली की तरह लग रहा था। आंटी, हम क्या करें? एक घबराई हुई आवाज संचरण ने अंततः उसे उसकी स्तब्धता से बाहर कर दिया। अपने दांत बींचते हुए जूंग यूकिन ने अपनी सांसें संभाली और गुर्राया, खेलते रहो। एक झटके के साथ वह हॉल की छत के ऊपर दिखाई दी। दूर की आकृति को देखते हुए वह जानती थी कि वह संगीतमय दाव की प्रतियोगिता में पूरी तरह से हार गई थी। भले ही वह 1000 स्ट्रीम स्पिरिट गैदरिंग म्यूजिक एरे में शामिल हो गई, लेकिन वह यू याओ के दाव इरादे का मुकाबला नहीं कर सकी। बने रहने से दुश्मन को केवल गोला बारूद की आपूर्ति होगी और यू याओ की समर्थन शक्ति बढ़ेगी। आध्यात्मिक शक्ति का प्रसार करते हुए जूंग यूकिन ने उस फॉर्मेशन प्लेट को सक्रिय कर दिया जिसे उसने पहले अपने पैरों के नीचे रखा था। एक लगभग अदृश्य ढाल ने पूरे ग्रैंड काउंसिल हॉल को सील कर दिया और सरनी के संगीत को अंदर बंद कर दिया। अपनी कलाई के एक झटके से उसने कई दर्जन चमकदार, जाहिर तौर पर उच्च श्रेणी की फॉर्मेशन प्लेट्स को हर दिशा में बिखेर दिया। एक दूसरा पारदर्शी गुंबद उठ गया, इस बार बाहरी गुकिन ध्वनि और दाव के इरादे को प्रवेश करने से रोक दिया गया। फॉर्मेशन कार्य को देखकर राहत महसूस करते हुए उसने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी महंगी एरे डिस्क कोई सामान्य ध्वनि अवरोधक नहीं थी। एक उच्च स्तरीय संगीत विशेषज्ञ के विरुद्ध सामान्य वस्तुएं दाव इरादे या आध्यात्मिक क्यूई को नहीं रोक सकीं। केवल ऐसी शीर्ष स्तरीय रक्षात्मक फॉर्मेशन प्लेटें ही पूर्ण अलगाव सुनिश्चित कर सकती हैं। दोनों संगीतों के अलग हो जाने से चमत्कारी संयुक्त प्रभाव गायब हो गया और हॉल के अंदर और बाहर निराशा की तेज कराहें गूंजने लगीं। बाहर भीड़ के लिए ये बेहतर था। उन्होंने कोई स्पिरिट स्टोन नहीं दिया था और यू याओ अभी भी खेल रही थी। संगीतमय लय के उनके गहन तरीके से रहस्यमयी रसातल ज्वारीय आह्वान प्रभावी बना रहा। लेकिन अंदर ही अंदर संरक्षक गुस्से में थे। मैंने स्पिरिट स्टोन्स का भुगतान किया और फिर भी मुझे बाहर मुफ्तखोरों से भी बदतर व्यवहार मिलता है। मिंगियन हेवनली पैलेस के सभी को मिलाकर एक कछुए के गोले में तब्दील कर दिया गया, फिर भी हमें बेहतर संगीत कार्यक्रम से वंचित कर दिया गया। हंगामा मच गया। कई लोगों ने रिफंड की मांग की और मुफ्त प्रदर्शन के लिए बाहर जाने की धमकी दी।
घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। जूंग यू, जूंग जू, मेंग मिंग और समूह के अन्य सदस्यों ने ध्वनि सारणी चालू रखी। उनके चेहरे इतने बदसूरत थे मानो उन्हें बारी बारी से पीटा गया हो। मिंगियन हेवनली पैलेस के गौरवान्वित शिष्यों के रूप में उन्होंने कभी किसी दर्शकों द्वारा उनके साथ इस तरह का व्यवहार किए जाने के बारे में भी नहीं सुना था। क्या करें, लेकिन डेकोन जूम के आदेश के बिना वे अभी भी छत पर स्तब्ध थे। वे केवल अपने दांत पीस सकते थे और खेल सकते थे। जूंग यूकिन ने दूर मंच पर आकृति को देखा। उसकी अभिव्यक्ति उदासी और रोष के बीच टिमटिमा रही थी। जानलेवा इरादा फिर से बढ़ गया। संप्रदाय की नज़र पड़ने पर ऐसी प्रतिभा वाले संगीतकार को निश्चित रूप से केंद्रित साधना के लिए चुना जाएगा। तब यू याओ की खेती बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि पूरा जूम कबीला भी सुरक्षित नहीं होगा। भविष्य में प्रतिशोध की प्रतीक्षा करने से बेहतर है कि खतरे को अभी परिपक्व होने से पहले ही दबा दिया जाए। जूंग यूकिन ने अपनी ताकत पर भरोसा किया। यू याओ के बगल के कुछ लोगों ने कोई खतरा नहीं जताया। एकमात्र व्यक्ति जो उसे खतरे में डाल सकता था, तीसरा क्षेत्र बॉडी कल्टीवेटर, केवल फाउंडेशन प्रतिष्ठान स्तर पर था। डिवाइन सेंस से युक्त एक भी गुकिन नोट उसे खत्म कर देगा, जैसा कि उसने योजना बनाई थी। यू याओ ने मंच पर अपनी गुकिन को शांत किया, एक हाथ घुमाया और एक चीनी वीणा उसकी बाहों में दिखाई दी। जूंग यूकिन की भौहें तन गईं। अध्याय 125। एक युद्ध गीत जो पहले कभी प्रकट नहीं हुआ। संगीत की बदलती लय धीरे धीरे फीकी पड़ गई और बड़े चौराहे पर साधना में डूबे अनगिनत दर्शकों ने अपनी आंखें खोली और मंच की ओर मुड़ गए। वह अद्वितीय परी जिसकी शुरुआत पानी की तरह कोमल थी, अब तेज चमक से चमकने लगी। उसकी नाजुक धनुषाकार भौहें उठीं, उनकी चोटियां भयंकर थीं। उसकी आंखों का नीला नीलापन प्राचीन दांतेदार बर्फ की तरह तेज हो गया। उसकी कोमल आकृति वाली बर्फ सफेद ठुड्डी उठी हुई थी, जो उसके होठों के कोने पर गर्व, आत्मविश्वास भरी मुस्कान से बिल्कुल मेल खा रही थी। छोटी बहन यू याओ की प्रतिभा अविश्वसनीय है। वह मंच के लिए पैदा हुई थी। हुआ ये ने किसी की बाँह पकड़ते हुए कहा। चांग एन ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उसे जो समर्थन शक्ति प्राप्त हुई है वह कोर संघनन के लिए पर्याप्त है। अब अपना पिपा खींचकर वह एक अमर ग्रेट गोल्डन कोर का लक्ष्य बना रही है। तो वह उस तुरुप के पत्ते का उपयोग कर रही है जो मेरे पति ने उसे दिया था। मैं देखना चाहती हूँ कि यह कितना बड़ा और शक्तिशाली है। उसे इतना उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त है। चांग एन ने इस छोटे पीले फूल को नज़रअंदाज कर दिया। आप नहीं जान सकते कि कितना शक्तिशाली है। हुआ ये ने उसे जाने नहीं दिया। धीरे से चिढ़ाते हुए कहा, भविष्य में छोटी बहन यू याओ निश्चित रूप से लिंगयुआन महाद्वीप पर एक बेहद लोकप्रिय परी बन जाएगी, एक मंच संगीतकार जिसे अनगिनत लोग पसंद करते हैं। जब मेरे पति गुप्त क्षेत्र धन या भूमि के माध्यम से अभियान चलाते हैं तो क्या उन्हें विशेष रूप से संतुष्टि महसूस नहीं होगी? एक स्वर्गीय महल की परी मंच पर सुर्खियों में आ रही है, फिर भी कोमलता से केवल आपकी आज्ञाकारी है। पति, जब वह खेलती है तो आप उसे सख्ती से अनुशासित करेंगे, जिससे वह आपको मास्टर कहने लगेगी। हुआ ये द्वारा फिर से उकसाए गए चांग एन को अपना दिमाग साफ करने के लिए बनिंग सन सेंट ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट प्रसारित करना पड़ा, फिर उसे घूरना पड़ा। लिटिल फॉक्स स्पिरिट डरी हुई नहीं थी। उसने एक आकर्षक रूप धारण किया और अपनी गौरवपूर्ण संपत्ति को प्रदर्शित करने के लिए अपने कंधों को पीछे खींच लिया। चांग एन क्षण भर के लिए मंत्रमुग्ध हो गया। मंच पर वापस जाने से पहले कुछ देर तक घूरता रहा। दर्शक, जो अब पूरी तरह से जाग चुके थे, उन्होंने पाया कि कंट्रास्ट ने खूबसूरत कल्टीवेटर को और भी अधिक चमकदार बना दिया है। अपने एकल प्रदर्शन के साथ परी ने मिंगियन हेवनली पैलेस की 2 टीमों को कुचलकर भयानक कछुए बना दिया था। एक भी स्पिरिट स्टोन खर्च किए बिना, जबकि अंदर के मूर्खों ने एक डाउनग्रेडेड शो के लिए नाक से भुगतान किया था। विशिष्टता ने लूज कल्टीवेटर्स को एक स्वर में जयकार करने के लिए प्रेरित किया। यू याओ, यू याओ, यू याओ। उनकी दहाड़ फुवान मार्केट टाउन में गूंज उठी, जिससे अनुपस्थित लूज कल्टीवेटर ईर्ष्या से जलने लगे। अपने डेंटियन और मेरिडियन में बढ़ती समर्थन शक्ति और आध्यात्मिक क्यूई की नदी को अपने चरम के करीब महसूस करते हुए यू याओ ने अपने दौड़ते दिल को शांत किया और भीड़ पर अपनी निगाहें घुमाईं।
उसकी आंखें एक जगह रुक गईं, उसे वह उत्साहजनक मुस्कान मिली जिसकी वह प्रतीक्षा कर रही थी। एक पल के लिए नर्म हो गई, फिर अपना गौरव वापस पा लिया। अपने हाथ के झटके से उसने एक छोटी चीनी मिट्टी की शीशी बनाई, अपने सिंदूरी होठों को अलग किया और कोर कंडेंसिंग पाउडर को अंदर खींच लिया। फिर उसने अपनी लंबी जेड उंगलियों को पीपा के तारों पर टिकाया और धीरे से कहा, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगला, एक बिल्कुल नया टुकड़ा। इसका शीर्षक 10 तरफ से घात। यह एक रचना थी जिसे चांगएन ने द वे ऑफ म्यूजिकल रिदम को मर्ज करके और अपनी ऊर्जा को समाप्त करके तैयार किया था। पिछले जीवन की यादों से आज रात के लिए एकदम सही पिपा टुकड़ा का चयन किया था। यू याओ की दाव समझ को जानते हुए उसे यकीन था कि वह विपक्ष को परास्त कर देगी, जिसका अंत एक कठिन घेराबंदी में होगा। उनके द्वारा याद की गई अधिकांश पीपा धुनें बहुत कोमल थीं। ये 10 तरफ से घात एक आक्रामक जादू में सबसे उपयुक्त अनुकूलन है। ये ढीले कृषक सृजन की शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए बिल्कुल नया काम शब्द उनके लिए बहुत कम मायने रखते थे। वे बस संकेत मिलने पर खुश हो गए। यू याओ को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने अपना गिल्ट बेल से लिपटा हुआ पिपा उठाया, ऊपर देखा और एक दूर के महल के ऊपर जूंग यूकिन की आंखों से मुलाकात की। महिला की चौड़ी भयभीत दृष्टि देखकर उसने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठा ली। उसने नजरें झुकाकर खुद को शांत किया। उसका लंबा बर्फ सफेद दाहिना हाथ आधे रोल और ब्रश में तारों को घुमा रहा था, उंगलियां धुंधली हो रही थीं। म्यान से तलवार की एक तेज ध्वनि बीच हवा में फूटी। सबकी दृष्टि डगमगा गई। यह एक अतुलनीय रूप से तेज अमर तलवार की तरह लग रहा था, जो हिंसक हत्या के इरादे से शून्य क्षेत्र के माध्यम से उनकी ओर बढ़ रही थी। दिल लड़खड़ा गए, आधी धड़कन चूक गए, फिर बेतहाशा धड़कने लगे, उबलते आध्यात्मिक क्यूई के साथ जुड़े रक्त को असीम शक्ति में पंप कर दिया। चांगएन ने सहमति में सिर हिलाया। यहाँ तक कि संगीत ताल के महान गुरु के रूप में उनके वर्तमान स्तर से आंके जाने पर भी वे संतुष्ट थे। टुकड़े का दाव इरादा लगभग पूरी तरह से जारी किया गया था। यू याओ की उंगलियां बिना रुके उड़ रही थीं, उसके फीनिक्स हेयरपिन पर सी पल लहरा रहा था और उसके नीले बाल झरने की तरह लहरा रहे थे। पीपा की ध्वनि तरंगें आध्यात्मिक क्यूई के साथ गूंजती थीं, जिससे ग्रैंड काउंसिल हॉल की फॉर्मेशन ढाल के खिलाफ युद्ध ड्रम जैसी लहरें उठती थीं। अचानक धुन बदल गई। उसने तेजी से लयबद्ध विस्फोटों में तारों को छेड़ने के लिए उंगलियों को उछालने की तकनीक अपनाई। शिविर एरे जैसे ही अगला चरण आया, आकाश जादुई खजाने वाले अनगिनत स्वर्गीय सैनिकों और जनरलों में सिमट गया। उनकी दुष्ट क्यूई और आभा बादलों की ओर बढ़ रही थी। ड्रम रोल, रिव्यूइंग ट्रूप्स, एम्बुश। उसकी उंगलियां लगातार बदलती रहीं। कुछ ही क्षणों में स्क्वायर के ऊपर का आकाश को भेदने वाले आध्यात्मिक क्यूई हत्या के इरादे की युद्ध श्रृंखलाओं से भर गया। दर्शकों ने महसूस किया कि उनके आसपास आध्यात्मिक क्यूई उबल रही है, परिसंचरण सामान्य से कहीं अधिक तेज है, उनकी ताकत 50% से अधिक बढ़ रही है। उनके भीतर लड़ाई का इरादा बढ़ गया। वे ग्रैंड काउंसिल हॉल की ओर दौड़ने और उसकी फॉर्मेशन ढाल को तोड़ने के लिए उत्सुक थे। इतना बड़ा प्रोत्साहन देने वाला ये कौन सा दिव्य युद्ध गीत था? हर दिल में विस्मय और प्रशंसा भर गई। मंच पर यू याओ ने संकोच नहीं किया। जैसे ही उसकी तकनीक अचानक ब्रेक स्ट्रिंग पर स्थानांतरित हो गई, उसके हाथों की हरकतें चौड़ी हो गईं। झगड़ा करना। एक पल में आकाश की युद्ध श्रृंखलाएं भड़क उठीं, जो विश्व प्रमुख गति के साथ ग्रैंड काउंसिल हॉल की रक्षात्मक संरचना में दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। भीषण पीपा सुरों के बीच धमाकों से चारों खेत दहल गए। फॉर्मेशन शील्ड विलाप करने लगी, प्रकाश की दरारें उसकी सतह पर फैल गईं। दुष्ट शिष्य, तुम्हारी हिम्मत करो। जूंग यूकिन अब अपनी हत्या के इरादे को रोक नहीं सकती थी। वह हवा में उछली और मंच की ओर बढ़ गई। वह लंबे समय से अभिनय करना चाहती थी, केवल अनसुने नए संगीत को मिस करने की। उसकी अनिच्छा, इसकी लय का ताव इतना ज्ञानवर्धक है, ने उसे पीछे खींच लिया था। लेकिन अगर उसने अब और इंतजार किया तो संरचना नष्ट हो जाएगी। एक बार ऐसा होने पर साउंड एरे में शामिल होने से भी वह प्रतिद्वंद्वी के दाव इरादे की दया पर निर्भर हो जाएगी। यदि केवल शिष्य दौरे के लिए मुख्य प्रबंधक को शामिल
होने की आवश्यकता होती और फिर भी वह असफल हो जाता, तो उसके पास कोई चेहरा नहीं बचता। जूंग यूकिन ने फॉर्मेशन से परे शॉट लगाया, उसकी बाहों में एक चमकदार चीनी ल्यूट दिखाई दे रहा था। उसके दाहिने हाथ के प्रहार से आध्यात्मिक क्यूई का एक केंद्रित विस्फोट हुआ जिसने युद्ध क्षेत्र को भेद दिया। उस छेद पर सवार होकर वह आगे बढ़ी और मूसलाधार हत्या के इरादे से आकाश में बह गई। जैसे ही जूंग यूकिन ने फॉर्मेशन छोड़ा, मंच के पास एक व्यक्ति ऊपर चढ़ गया। यान क्यूई ने आकाश में बाढ़ ला दी, जिससे उसकी ओर एक अजेय प्रभाव पड़ा। अध्याय 126 आकाशीय ग्रेड गोल्डन कोर, भविष्य की संदेश। लंबे कद और चमकते सूरज की बढ़ती लपटों के साथ जूंग यूकिन ने तुरंत उस मानव आकार के बॉडी कल्टीवेटर को पहचान लिया। उसके मुंह पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। क्या उसने सचमुच सोचा था कि तीसरे दायरे में होने का मतलब वह मेरा विरोध कर सकता है? भीले कृषक हैं, निचले स्तर पर छिपे हुए अहंकारी मैल मिंगियन। हेवेनली पैलेस दिव्य संवेदना हमलों में सर्वश्रेष्ठ संप्रदायों में से एक है। प्रतिद्वंद्वी को हवा में उड़ते हुए देखकर उसके पैरों के नीचे आध्यात्मिक क्यूई का विस्फोट हुआ, जो तोप के गोले की तरह उसकी ओर टकराया। जूंग यूकिन ने 2 बार तारों को तोड़ा, जिससे पंखे के आकार की शक्तिशाली दिव्य भावना से युक्त उस्त्रा तीक्ष्ण ध्वनि निकली जिसने तुरंत दुश्मन को घेर लिया। उसका उससे उलझने का इरादा नहीं था। बॉडी कल्टीवेटर्स में स्पष्ट कमजोरियां होती हैं, फिर भी उन्हें मारना कठिन होता है। असली निशाना यू याओ था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी का सिर घूमने और आसमान से गिरने का अपेक्षित दृश्य कभी नहीं हुआ। जूंग यूकिन आश्चर्य से देखता रह गया, क्योंकि उस युवा की चीख की आवाज कुछ भी नहीं, सीधे काटती हुई निकल गई। जैसे किसी पहाड़ी पर हल्की हवा या किसी बड़ी नदी पर चमकता चांद, इसने कोई प्रभाव नहीं छोड़ा। इसके विपरीत चांगेन का चेहरा ठंडा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह उपहास कर रहा था। इससे पहले कि मैं अपनी नींव स्थापित करूं, मैं नवजात सोल स्टेज के प्रलोभनों से नहीं डरता था। अंतिम चरण के गोल्डन कोर से थोड़ा दिव्य संवेदना हमला क्या है? उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि सिग्मा मैन शीर्षक का अतिरिक्त मानसिक प्रतिरोध उनके वर्तमान आधार के शीर्ष पर बढ़ा है, न कि किसी निश्चित मूल्य पर। जैसे जैसे उसका दायरा और दिव्य भावना आगे बढ़ती है, मानसिक हमलों के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहेगी। उस पल में उनके बीच की दूरी तेजी से कम हो गई, और चांगेन को प्रतिद्वंद्वी की आंखों में घबराहट और भ्रम दिखाई दे रहा था। गोल्ड कोर डीकन, जो प्रतिक्रिया करने में बहुत धीमा था, ने ध्वनि ब्लेडों से भरा आकाश और 1 दर्जन आक्रमणकारी तावीज़ों की बौछार शुरू कर दी। जैसे ही उसने मुट्ठी भर तावीज़ों को, जो उसने पहले से ही अपने हाथ में पकड़ रखे थे, फेंक दिया, तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। यहाँ तक कि एक भौतिक शरीर भी इसे सहन कर सकता है, लेकिन अब जब वह अमीर है तो खुद को यातना देने की कोई जरूरत नहीं है, है ना? हाल ही में उसे 5 स्कम की बैटल पावर और सीनियर सिस्टर्स से बहुत सारी चीजें मिली हैं, इसलिए उसे उन्हें खर्च करना होगा। मुझे कहना होगा, हर चीज को कवर करने वाली अग्निशक्ति की भावना वास्तव में उत्साहजनक है। आकाश से भरे विस्फोटों के बीच जूंग यूकिन का अवरोधन बेकार था। चांगेन ने सीधे अराजक आध्यात्मिक क्यूई तरंगों को पार कर लिया। फिर उसने फ्लिकर किया, फैंटम 7 स्टार सटिप को सक्रिय किया, जिससे प्रतिद्वंद्वी को ब्लॉक करने का कोई मौका नहीं मिला, और तुरंत उसके सामने आ गया। एक मुक्का उड़ गया। जूंग यूकिन भयभीत था। युवा बहुत तेज था, यहाँ तक कि उसके द्वारा खींचा गया रक्षात्मक जादुई खजाना भी समय पर सक्रिय नहीं हो सका, इसलिए उसने सहज रूप से अपनी वीणा अपने सामने रख ली। चांगेन ने सांस छोड़ी और चिल्लाया, चमकते सूरज की शक्ति अचानक फूट पड़ी। दफा हो जाओ। तारों से भरे रात के आकाश में ऐसा लग रहा था मानो एक महान सूरज फिर से प्रकट हुआ हो। चमकदार सफेद रोशनी चमक रही हो, जैसे चारों दिशाओं में घूमती सूर्य की शक्ति फैल गई हो। एक दरार के साथ जूंग यूकिन के लाइफबाउंड ट्रेजर में स्पष्ट दरारें दिखाई दीं, और वह और उसकी लुटिया पीछे की ओर गिर गईं। एक चीख निकट से लेकर दूर तक फीकी पड़ गई, साथ ही खून की बौछारें आंखों से ओझल हो गईं। केवल वही मजबूत, विशाल आकृति बची थी, जो रात में सूरज की तरह खड़ी थी। चौक पर मौजूद असंख्य किसानों ने वहशी दृश्य देखा। उनका खून खौल रहा था, क्योंकि
10 तरफ से घात लगाकर किए गए हमले से लड़ाई का इरादा नियंत्रण से बाहर हो गया था। लड़ाई लड़ाई लड़ाई, समकालिक युद्ध घोष तेज हो गए और लुटेरे की आवाज और भी तेज हो गई। चांदी की शीशियां फूटीं, पानी की बौछारें हुईं, लोहे के घुड़सवार तलवारें और भाले लहराने लगे। एक तार जैसी ध्वनि रेशम को फाड़ने जैसी टूटती है। रक्षात्मक प्रकाश ढाल, ज्यूली पर्वत की लड़ाई खंड के माध्यम से भी टिक नहीं पाई और तारों की रोशनी में घुल गई। ऊंची लड़ाई की धुन ने ध्वनि सारणी में फंसे 17 शिष्यों को तुरंत डुबो दिया। यू याओ ने आध्यात्मिक क्यूई हमलों को रोककर दाओ के इरादे को, उनके कॉन्सर्ट को ध्वस्त कर दिया, जिससे उन्हें असहाय रूप से रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। ग्रैंड हॉल में मौजूद दर्शक इस जबरदस्त हमले से स्तब्ध रह गए थे। अब उन्हें वास्तव में 10 तरफ से घात की संक्रामक शक्ति का एहसास हुआ। आश्वस्त होकर अनगिनत सैनिक नीले बालों वाली परी के चारों ओर एकत्रित होकर आगे बढ़े। यू याओ पूरी तरह से संगीत में डूबी हुई लग रही थी, आंखें बंद थीं, उसके हाथ छवियों के पीछे छूट रहे थे और उसने पृथ्वी को हिला देने वाली लड़ाई जारी रखी। मिंगियन हेवनली पैलेस के प्रारंभिक चरण के दायरे में सफलताएं हमेशा प्रदर्शन के दौरान हासिल की गई हैं, कभी भी शांत ध्यान की आवश्यकता नहीं होती है। संगीत ही उनका सर्वोत्तम उत्प्रेरक है। अब मंच एक आध्यात्मिक क्यूई तूफान की आंख बन गया था। हर कोई अपने पूरे दिल से प्रदर्शन कर रही चमकदार परी को घूर रहा था। वे एक नई किंवदंती के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही 10 तरफ से घात की अंतिम तार बजी, एक हल्की सी तीव्र गूंज स्वर्ग और पृथ्वी में फैल गई, मानो कुछ जश्न मना रहा हो। बिल्कुल मेरी तरह यह एक दिव्य ग्रेड स्वर्ण कोर में संघनित है, हुआ ये मंद मंद मुस्कुराई। यू याओ आंखें बंद, वीणा पकड़े हुए उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। एक भयानक आध्यात्मिक दबाव लहरों के पहाड़ की तरह बढ़ गया। दबाव के कारण शांत चौक अचानक गगनभेदी शोर से गूंज उठा। सीनियर यू याओ, शानदार, ये सोचने के लिए कि आपने एक दिव्य ग्रेड गोल्डन कोर को संघनित किया है। आपको कैसे पता चला कि यह एक दिव्य ग्रेड गोल्डन कोर था? और किताबें पढ़ें, वह स्वर्गीय प्रतिध्वनि जो दिव्य संगीत की तरह लगती है, एक दिव्य ग्रेड गोल्डन कोर की पहचान है। एक दिव्य ग्रेड गोल्डन कोर, ये सामान्य विकास है जो बॉडी एकीकरण युग का पावरहाउस बनने के लिए नियत है। मैं, एक मरणासन कृषक, एक पीढ़ी के विलक्षण व्यक्ति के जन्म का गवाह बनने के लिए काफी भाग्यशाली था। सीनियर यू याओ का वीणा कौशल अविश्वसनीय है। मैंने फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज में किसी को एक साथ 10 विरोधियों से मुकाबला करते नहीं देखा। वह निश्चित रूप से भविष्य में मिंगियन हेवनली पैलेस की संतेस बनेगी। फेरी यू याओ, हम अब से आपके वफादार प्रशंसक होंगे। यदि आप कभी भी एक और निर्णायक प्रदर्शन करते हैं तो हमें फुवान मार्केट टाउन से मत भूलना। उत्तेजित शोर के बीच यू याओ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, झील जैसी गहराई और भी गहरी हो गई। यू याओ स्नेह 7780। उसने जल्दी से स्कैन किया। हवा में मौजूद आकृति गायब हो गई थी और यहाँ तक कि हुआ ये भी चली गई थी। उसने अपने लाल होंठ भींचे, खड़ी हुई, थोड़ा झुकी और उसकी कोमल, मधुर आवाज हर कोने में गूंज उठी। आपके समर्थन के लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं जल्द ही फिर से वापस आऊंगा। बिना रुके वह जल्दी से मंच के पीछे चली गई। जिन युआन और जियांगनान को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और जल्दी से चली गई। 2 लोग रह गए जिनकी आंखें जटिल थीं फिर भी ग्रैंड हॉल की सराहना कर रही थीं। मुख्य हॉल की सीढ़ियों यानी मंच क्षेत्र के सामने एक 3 मंजिला छोटा मंडप खड़ा था। ये बॉक्स अनुभाग है। सराय मालिक की बेटी ये जिवेई खिड़की के पास बैठी घबराए हुए दर्जनों मिंगियन हेवनली पैलेस चेलों को देख रही थी, जो पीले चेहरे वाले जूंग यूकिन को जल्दी से निकलने में मदद कर रहे थे। उसने आह भरते हुए कहा, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लंबे समय से प्रतीक्षित दौरा इस तरह होगा। आवारा कुत्तों जैसे दिखने वाले 9 पुरुष मंडली के सदस्यों को देखकर ये जिवेई, जो एक बार उनके साथ जुनून की एक रात की इच्छा रखते थे, अचानक सभी रुचि खो बैठे। वह फिर से आसमान की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सकी और लुप्त हो चुकी सुंदर आकृति की तलाश करने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह जिनबाओ मंडप में जिस कठोर युवा से मिली थी, उसके पास इतनी असाधारण शक्ति थी। सूर्य जैसे व्यक्ति को याद करते हुए, जिसने मिंगियन
हेवनली पैलेस के गोल्डन कोर डीकन को हवा में मुक्का मारा था, ये जिवेई की लार टपकने लगी। वह अभी भी नहीं जानती कि उसके पिता ने उसे उस युवा की तलाश करने से क्यों मना किया और अब उसे जागीर छोड़ने से भी रोक रहे हैं। वह आज दौरा देखने के लिए बाहर चली गई, उसे फिर कभी देखने की उम्मीद नहीं थी। वह इस बात पर विचार कर रही थी कि बाद में उस युवक की तलाश की जाए या नहीं, तभी उसे अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। वह भौहें सिकोड़कर मुड़ी, फिर अचंभित रह गई। टाइगर, अध्याय 127, दूसरा बंधन और विला। फुआन मार्केट टाउन, गुफा आवास क्षेत्र। यू याओ, एक साधारण सफेद पोशाक और घूंघट में, चुपचाप लौट आए। वह सबसे पहले उसे ढूंढने के लिए फेंग्यू टॉवर गई थी, लेकिन सिस्टर हुआ ने उसे ये कहते हुए बाहर निकाल दिया कि उसे संप्रदाय के मामलों को संभालना है और उसे दोबारा परेशान न करने के लिए कहा। अपनी बहन की उस अर्थपूर्ण दृष्टि को याद करते हुए यू याओ ने सामने आंगन संख्या 37 की ओर देखा और शर्म से अपने होंठ काटे। फिर भी उसके कदम जरा भी नहीं डगमगाए और वह सीधे गेट की ओर चल दी। यू याओ के पास अब चांगएन की अमर गुफा तक पहुंच थी। उसने बिना आवाज किए गेट खोल दिया। उसे कुछ देर के लिए होश आया। वह बंद शयन कक्ष के दरवाजे को पार कर गई और कल्टीवेशन रूम में चली गई। चांगएन ध्यान में बैठे थे, आंखें बंद कर लीं, उनका हरा वस्त्र उनके सुंदर स्वभाव को उजागर कर रहा था। यू याओ ने कोने में छोटे घोंसले पर नजर डाली और फुसफुसाए, भाई टिल्डर फीफी कहाँ है? चांगएन ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। छोटी सी चीज बेडरूम में सोफे पर भाग गई और सो गई। वह रुका, फिर उसका अध्ययन करने के लिए अपनी निगाहें नीचे झुका लीं। बधाई हो, याओ याओ, एक स्वर्ग ग्रेड गोल्डन कोर का संघनन। यू याओ शर्मा गई, लेकिन फिर भी उस चौड़ी छाती के सामने झुक गई, एक पल के लिए सुनने के लिए अपना सिर उसके दिल पर रख दिया। धन्यवाद टिल्डर। चांगएन ने अपने विलोवी नाजुक फ्रेम को गले लगाया, अपने बालों में सी स्पिरिट फूलों को सांस लेते हुए इस पल का आनंद लिया। यू याओ ने उसकी तेज होती दिल की धड़कन को सुना और चुपचाप अपने होठों को सिकोड़ते हुए बड़बड़ाने लगी, भाई, आज रात मेरी गुफा में वापस आना, ठीक है? नहीं। स्पष्ट इनकार ने यू याओ को कठोर बना दिया। इससे पहले कि वह दोबारा बोल पाती, उन मजबूत भुजाओं ने उसे जमीन से थोड़ा ऊपर उठा दिया। फिर परिचित स्थानिक लहर उनके ऊपर बह गई और वे गुप्त क्षेत्र धन्य भूमि के आंगन के सामने फिर से प्रकट हो गए। ठोस जमीन पर वापस, यू याओ समझ गई और अपना सिर नीचे कर लिया। कुछ नहीं कहा, केवल उस लंबे, मजबूत हाथ को कसकर पकड़ लिया। शायद उसकी हथेली में गर्मी बहुत ज्यादा थी, जिससे उसके गोरे गालों पर आकर्षक लाली आ गई थी। हाथ में हाथ डाले वे घुमावदार गलियारे से होते हुए मंडप में चले गए। जैसे ही वे शांत कमरे में दाखिल हुए, यू याओ का चेहरा लाल हो गया, उसके सिर के ऊपर से भाप की लहरें उठ रही थीं। एक बार फिर वह स्टीम प्रिंसेस में बदल गई। उस चेहरे को देखकर 9/10वीं लालसा, 1/10वीं बेचैनी ने चांगएन को एक परी के नश्वर संसार में गिरने का भ्रम दिया। मंच पर उसके पहले के स्वरूप से एकदम विपरीत, तारों की रोशनी में नहाया हुआ, भीड़ के सामने अत्यधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ। चांगएन को याद आया कि जल परी ने धीरे से उसे बुलाया था और वह अपने दिल में उमड़ रहे उछाल को दबा नहीं सका। उसकी निगाहें तुरंत दृढ़ और आदेशात्मक हो गईं। यू याओ, जिन्होंने उस लुक को पसंद किया था, जैसे ही उनकी नजरें मिली, उन्होंने इसे तुरंत पकड़ लिया। उसकी क्रिस्टल स्पष्ट पुतलियां पिघलकर लहरदार नीलमणि झीलों में बदल गईं। फिर भी, शब्दों से परे शर्मीली होने के बावजूद, उसने दूर देखने से इनकार कर दिया। गहरे स्नेह में कांपती हुई पलकें उस पर टिका दीं। चांगएन ने धीरे से उसकी सुंदर आकृति वाली, बर्फ सफेद ठुड्डी पर चुटकी ली। यू याओ की अनुकूलता 80-85। जल परी की लंबी पलकें तितली के पंखों की तरह कांप रही थीं। यू याओ की अनुकूलता 85-95। चांगएन ने बेकार की बातें फुसफुसाते हुए धीरे से याओ याओ को अपनी बाहों में खींच लिया। वह अंदर ही अंदर आश्चर्यचकित हो गया। उसका उपनाम व्यर्थ नहीं दिया गया था। वह बिल्कुल उसके पिछले जीवन के उन बेशर्म वेब उपन्यास लेखकों की तरह थी। हुआ ये ने कोई झूठ नहीं बोला था। इसने वास्तव में चांगएन को चौकन्ना कर दिया। कुल मिलाकर एक सुखद आश्चर्य। उस गर्म, व्यापक आलिंगन में स्थित यू याओ ने अपने कान के पास बड़बड़ाहट सुनी।
आज रात उसने एक शिकायत का बदला ले लिया था, अपना गोल्डन कोर बना लिया था और पूरी तरह से संतुष्ट महसूस कर रही थी। इस तरह के भावनात्मक उतार चढ़ाव के बाद थककर वह अंततः गहरी नींद में सो गई। हालांकि चांग एन जागता रहा। उन्होंने अपना ध्यान सिस्टम पैनल पर लगाया और टीममेट बाइंडिंग इंटरफेस में प्रवेश किया। यू याओ पहले से ही वह महिला थी जिसे वह अपना दाव साथी मानता था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बाइंड पर क्लिक किया। टीम साथी यू याओ बादिया। वर्तमान मेजबान मूल्यांकन गहरी जेब वाला स्लॉट 2/4। यू याओ लेबल वाला एक नया टैब दिखाई दिया। इस पर स्विच करने पर वाटर फेयरी का 3D मॉडल और आंकड़े दिखाई दिए। नाम यू याओ। ऊंचाई 173 सेमी। मूल्यांकन C। अनुकूलता 95। अनुभव 1। परिचित सूचनाएं जारी रहीं। टीममेट बाइंडिंग गिफ्ट पैक जारी किया गया। टीम साथी अनुकूलता गचा पूल अनलॉक। वर्तमान संचयी खिंचाव 18। चांग एन ने फिलहाल ड्रॉ नहीं निकाला। उसकी नज़र मॉडल के पैरों के पास चमकदार सुनहरे उपहार बॉक्स पर पड़ी। खुले की पुष्टि करें। बधाई हो, मेज़बान की वर्तमान संपत्ति अपग्रेड की गई। 528 वर्ग मीटर फ्लैट 3000 वर्ग मीटर विला। बधाई हो, होस्ट को आइटम अपग्रेड कार्ड गुना 3 प्राप्त हुआ। बधाई हो, मेज़बान को आत्म प्रेम बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हुआ। बधाई, यू याओ को मैक्लेरन W1 सुपरकार गुना 1। हाउते काउचर इवनिंग गाउन गुना 1 288 वर्ग मीटर का फ्लैट गुना 1 प्राप्त हुआ। बधाई हो, यू याओ को आत्म प्रेम बढ़ाने का एक अवसर मिला है। होस्ट समान बफ साझा करता है। फिर परिचित डेटा पैच आया। पुरस्कार जारी करना। डेटा पैच पूर्ण। बधाई हो, मेज़बान की अमर गुफा को उन्नत किया गया। गुप्त क्षेत्र धन्य भूमि। गुप्त क्षेत्र ग्रोटो स्वर्ग। चूंकि मेज़बान इस समय धन्य भूमि के अंदर है, अपग्रेड स्थगित कर दिया गया है। बधाई हो, होस्ट को आइटम अपग्रेड कार्ड गुना 3 प्राप्त हुआ। बधाई हो, मेज़बान की थंडर के स्वर्ग और पृथ्वी के नियम की समझ एक रैंक आगे बढ़ी। बधाई हो, यू याओ को अपना जीवन आधारित सहज आत्मा खजाना ब्रह्मपूर्ण समुद्री ज्वार ध्वनि बांसुरी गुना 1 जन्मजात जादुई खजाना डीप स्प्रिंग शैटर्ड जेड ड्रेस गुना 1 और पोर्टेबल धन्य भूमि उपयोग अधिकार प्राप्त हुआ। बधाई हो, यू याओ जल स्वर्ग और पृथ्वी कानून को समझता है। होस्ट इस समझ को साझा करता है। टीम के साथी द्वारा प्राप्त गैर भौतिक पुरस्कार कृपया सीधे हस्तांतरण के माध्यम से प्रदान करें। जैसे ही पुरस्कार प्रकट हुए, उनकी चेतना के सागर में एक परिचित शीतलता उभर आए। 2 गहन अनुभूतियों ने चांग एन को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया, इससे पहले कि वह धीरे धीरे ठीक हो जाए। जल स्वर्ग और पृथ्वी कानून थंडर और वुड के बाद उसने अब एक और कानून को नियंत्रित किया जिससे अनगिनत किसान ईर्ष्या करते थे। यहाँ तक कि 5 मौजूदा क्लेश पारगमन चरण के महान लोगों ने भी 3 स्वर्ग और पृथ्वी कानूनों को नहीं समझा होगा। केवल पौराणिक अमर लोगों को ही उस स्तर तक पहुंचने के लिए कहा गया था। थंडर के स्वर्ग और पृथ्वी कानून के बारे में उनकी समझ और आदेश भी गहरा हो गया था, मोटे तौर पर प्राथमिक से मध्यवर्ती तक। उनकी वरिष्ठ बहन ने कहा था कि बॉडी इंटीग्रेशन या क्लेश ट्रांसेंडेंस में जब एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ता है जिसने समान कानून में महारत हासिल की है, तो जीत समझ की गहराई पर निर्भर करेगी। उच्च उत्साह में चांग एन ने अपना ध्यान अपने रियल एस्टेट वेडिंग हाउस की ओर लगाया, वह विला जिसने फ्लैट की जगह ले ली थी। उसकी आंखें चमक उठीं। वास्तव में एक सुखद आश्चर्य। या 128 जोखिमों पर ध्यान न दें, इंस्टॉलेशन जारी रखें। गुप्त क्षेत्र ग्रोटो स्वर्ग मूल रूप से मूल धन्य भूमि के समान है, केवल क्षेत्रफल में बड़ा और उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक QE के साथ। जो मायने रखता है वह ये है कि यह एक नया कार्य प्राप्त करता है, एक निश्चित प्रवेश द्वार का निर्माण। किसी भी समय गुप्त दायरे ग्रोटो स्वर्ग में प्रवेश करने में सक्षम होने के अलावा, चांग एन किसी भी स्थान पर एक स्थायी प्रवेश निकास बिंदु भी निर्धारित कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कुटी स्वर्ग में कदम रखते समय कहाँ है, वह या तो जिस तरह से आया था उसी तरह वापस लौट सकता है या उस निश्चित पोर्टल के माध्यम से जा सकता है। दूसरे शब्दों में, वह गुप्त क्षेत्र ग्रोटो स्वर्ग को एक स्थानांतरण टेलीपोर्टेशन सरणी के रूप में मान सकता है। चांग एन के
दिमाग में तुरंत प्रेरणाओं की बाढ़ आ गई। TSK कम से कम यह वुयू तलवार संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय में शामिल होने की समस्या को हल करता है। वह जी भरकर घूम सकता है या लंबे समय तक किसी बाजार शहर में रह सकता है, फिर जब भी उसे रिपोर्ट करने की आवश्यकता हो, निश्चित प्रवेश द्वार से वापस आ सकता है। उच्च उत्साह में चांगेन अन्य पुरस्कारों को देखने के लिए मुड़ा। हुआ ये की तरह यू याओ को भी एक इनेट स्पिरिट ट्रेजर ग्रेड लाइफ बाउंड ट्रेजर और एक कीमती पोशाक मिली, दोनों दर्जी द्वारा बनाए गए उच्च स्तरीय सामान। उन्होंने स्वयं अन्य 3 आइटम अपग्रेड कार्ड प्राप्त किए थे, जो उसने छोड़ा था उसे जोड़ रहा है। कुछ विचार के बाद चांगेन को एहसास हुआ कि लिंगजियन टाउन डोमेन तलवार पहले से ही जन्मजात जादुई खजाने के स्तर पर है, जिसे अभी अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। फाउंडेशन स्थापना चरण में वह आसानी से एक आत्मा खजाना, यहाँ तक कि एक जन्मजात खजाना भी हासिल नहीं कर सका। इसी प्रकार हुआ ये और यू याओ के जीवन भर के खजाने को भी नहीं जुटाया जा सका। अगला स्तर स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वोच्च खजाना होगा, भीतर निहित विशाल शक्ति और कानून। निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक गोल्डन कोर कृषक सहन कर सके। हर चीज पर नजर डालने पर केवल एक चीज जिसे वह अपग्रेड कर सकता था वह थी 2 लड़कियों की कीमती पोशाकें। चांगेन ने यू याओ की डार्क स्प्रिंग शेटेड जेड ड्रेस पर एक आइटम अपग्रेड कार्ड लगाया, जिससे यह एक सहज जादुई खजाने से एक सहज आत्मा खजाने में बदल गया। ऐसा करने के बाद उन्होंने अपना ध्यान अनुकूलता की ओर लगाया। उसने 18 पुल बचाए थे, 10 पुल में सोने की गारंटी थी। उसकी किस्मत को परखने के लिए एकदम सही। कई बार चुपचाप यूरोपीय संघ के सम्राट के पास अफ्रीकी सरदार चला गया का जाप करने के बाद उसने 10 पुल बटन दबाया। मेजबान को इयररिंग 4 पीस सेट, विप, मैग्नेट सुई पैच, डार्क डेविल रॉड, बॉन्डेज रोप, गोल्ड प्राप्त करने पर बधाई। शिक्षण दक्षता स्क्रॉल प्राप्त करने पर मेजबान को बधाई। शिक्षण दक्षता स्क्रॉल प्राप्त करने पर मेजबान को बधाई। 5 मिलियन नकद प्राप्त करने पर मेजबान को बधाई। इससे पहले कि वह अटपटी बकवास के बारे में कुछ कह पाता, परिचित अधिसूचना फिर से सामने आ गई। डेटा मरम्मत पूर्ण। मेजबान को प्लेजर 4 पीस सेट, गोल्ड प्राप्त करने पर बधाई। कटौती ज्ञानोदय कार्ड प्राप्त करने पर मेजबान को बधाई। कटौती ज्ञानोदय कार्ड प्राप्त करने पर मेजबान को बधाई। मेजबान 5 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त करने पर बधाई। गोल्डन लेजेंड और 2 डिडक्शन एनलाइटनमेंट कार्ड के अलावा बाकी सब सिर्फ स्पिरिट स्टोन थे। चांगेन को वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। कटौती ज्ञानोदय कार्ड के कई उपयोग हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता अभी भी इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। चांगेन का पूरा ध्यान स्वर्णिम कथा पर केंद्रित हो गया। जैसे ही उन्होंने इयररिंग 4 पीस सेट बनाया, एक बुरा पूर्वाभास सामने आ गया। निश्चित रूप से खेती की दुनिया के लिए उपयुक्त चीज में मरम्मत किए जाने के बाद भी यह अभी भी सभ्य के अलावा कुछ भी नहीं था। बस उस नाम को सुनो, प्लेजर 4 पीस सेट। चांगेन ने आह भरी, कम से कम ये स्वर्ण ग्रेड था। आइए देखें कि वास्तव में ये क्या था। उसने इसका निरीक्षण करने के लिए क्लिक किया, तभी एक सिस्टम संकेत सामने आया। इस जादुई खजाना सेट में खराबी का पता चला। मेजबान को सावधानी से आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। चांगेन ने पढ़ना भी खत्म नहीं किया। उसने सहजता से पुष्टि करें पर क्लिक किया। जोखिमों पर ध्यान न दें, इंस्टॉलेशन जारी रखें। पुष्टि करने के बाद ही उसे याद आया कि यह फोन पर कोई ऐप इंस्टॉल करना नहीं था। धिक्कार है, उसके हाथ इसके बहुत आदी हो गए थे। उसके पिछले जीवन में किसी ने हमेशा कहा था, यदि कोई जोखिम नहीं है तो इसे डाउनलोड करने में परेशान क्यों हो। यह विशेष रूप से चांगेन नाम के अनुकूल है। वह अक्सर कुछ खतरनाक ऐप्स इंस्टॉल करता है। उसकी आंखों के सामने सुनहरी रोशनी की एक चमक और 4 अलग अलग आकार के जादुई खजाने के चित्र दिखाई दिए। प्लेजर 4 पीस सेट मूल इयररिंग सेट के करीब दिखता था, फिर भी इसमें अंतर था। कोड़ा बहुत लंबा था। चुंबक सुई का पैच एक कड़ाई वाली स्पिरिट सुई में बदल गया था। रस्सी मूल रूप से अपरिवर्तित थी, केवल अधिक उत्कृष्ट। हालांकि रॉड ने चांगेन को आसानी से सांस लेने दिया। इसने अपना पुराना अजीब स्वरूप पूरी तरह से खो दिया था और अब यह एक छोटे कर्मचारी की तरह दिखता था।
यदि इसमें अब भी पहले जैसा माहौल होता तो चाहे ये कितना भी शक्तिशाली और दबंग क्यों न लगता हो, वह इसे इस्तेमाल करने के लिए कभी बाहर नहीं निकालता। जादुई खजाने को तुरंत निकालने के बजाय चांगएन ने उनके विवरणों का अध्ययन किया। किडनी पिटक चाबुक बचाव की उपेक्षा करता है, क्षेत्ररक्षक को फिर से भरने के लिए लक्ष्य की किडनी क्यूई को खत्म कर देता है। कृपया शांत हो जाएं। कड़ाई करने वाली स्पिरिट सुई, डिवाइन सेंस को छुरा घोंपने जैसा दर्द होता है। शियुर केवल बुरे लोगों को चुभता है। आग भड़काने वाली छड़ी, जो कुछ भी छूता है उसे जला देता है या छेद देता है। जादुई खजाने, भौतिक शरीर, आध्यात्मिक शक्ति, आप चुनें। ताज़ा बंधन रस्सी, लक्ष्य को बांधती है और संवेदना को बढ़ाती है। अपनी पसंद को स्वीकार करना वास्तव में इतना कठिन है। प्रभाव थोड़े अजीब थे, लेकिन कम से कम वे प्रयोग करने योग्य थे। सिस्टम का खमी से क्या मतलब है? ध्यान से पढ़ने के बाद चांगएन कमोबेश समझ में आ गया। इस सेट की उत्पत्ति असाधारण थी। कहा जाता है कि यह एक समय स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वोच्च खजाना था, कुछ ऐसा जो खेती की दुनिया को उन्माद में डाल सकता था। बाद में कुछ कारणों से इसने अपनी कलाकृति भावना खो दी। न केवल इसके ग्रेड में गिरावट आई और कई दिव्य क्षमताएं गायब हो गईं, बल्कि एक अज्ञात उपयोग मूल्य भी था। वास्तव में वह कीमत क्या थी, सिस्टम ने यह नहीं बताया। उसे स्वयं इसका पता लगाना होगा। फिलहाल सेट की रैंक की पुष्टि नहीं की जा सकी है। इसकी दिव्य क्षमताएं एकल उद्देशीय बन गई थीं, फिर भी उनका प्रभाव स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वोच्च खजाने के समान था। यहाँ तक कि उच्च स्तरीय कृषक भी बच नहीं सके, केवल कुछ हद तक पीड़ित हुए। और चांगएन अभी उन्हें नियंत्रित कर सकता है। एकमात्र मुद्दा अज्ञात उपयोग मूल्य था। चूंकि सिस्टम भाई ने उसे ये दिया था और केवल एक दोष की चेतावनी दी थी, इससे शायद उसे कोई नुकसान नहीं होगा। सब कुछ खत्म करने के बाद चांगएन ने चुपचाप कुछ देर तक विचार किया और संरचनाएं निकाली, फिर सुंदरता को अपनी बाहों में पकड़ लिया और सो गया। भोर, तेज आंखों वाले चांगएन ने प्यारे नीले रंग की एक जोड़ी से मिलने के लिए ठीक समय पर अपनी आंखें खोलीं। जागो, मम, यू याओ ने धीरे से उत्तर दिया। उसकी आंखों में तरंगें थीं। मैं जाग गया था, चांगएन ने बिना पछतावे के स्पष्टीकरण दिया। माफ करें, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। आप पड़ोसी अमर गुफा से जानते हैं, मुझे हर सुबह माओ घंटे में जलते हुए सूर्य संत परिवर्तन कला को विकसित करना पड़ता है। यू याओ ने उसे प्यार से अपनी आंखें घुमाईं और धीरे से उसके गाल को सहलाया। हाँ हाँ, सचमुच खुश है, आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हो गई। दरअसल जब मैंने पहली बार बड़े भाई को संगीतमय लय का तरीका सिखाया था। हाँ हाँ, पहले से ही। चांगएन ने संतुष्टि से अपनी आंखें सिकोड़ लीं और हल्का सा सिर हिलाया। उन दिनों से जब पाठ के दौरान अनुकूलता बिंदु दर बिंदु पर टिक जाती थी, उसने भी इसे देखा था। एक शांत क्षण के बाद उसने अचानक कहा, या याओ, चलो आज फुवान मार्केट टाउन छोड़ दें। अभी आप कानून प्रवर्तन हॉल के साथ वापस नहीं जा सकते। ज़ूंग यूकिन रास्ते में जाल बिछा सकता है। पहले किसी अन्य बाजार शहर में जाएं और दौरे के दौरान कम प्रोफाइल रखें। चिंता मत करो, थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। और मिंगियन हेवनली पैलेस के उच्च अधिकारी व्यक्तिगत रूप से आपसे वापस लौटने के लिए आग्रह करेंगे। यू याओ ने अपनी सुंदर ठुड्डी को ऊपर उठाया और स्पष्ट रूप से तराशे हुए मर्दाना सुंदर चेहरे को देखा। उसकी आंखों में अनिच्छा झलक रही थी, फिर भी उसने मना नहीं किया। धीरे से उसने कहा, ठीक है, मुझे पता है कि मैं और समय बर्बाद नहीं कर सकती। खेती करने और अपने कदमों के साथ बने रहने के लिए समर्थन शक्ति का उपयोग करना सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसके साथ ही जल परी सीधी बैठ गई, नीले बाल उसके नाजुक कंधों पर झरने की तरह गिर रहे थे। मास्टर टिल्डर, मैंने देखा कि आपने कल मेरे द्वारा बजाए गए टुकड़ों का वास्तव में आनंद लिया। ऐसे कुछ स्थान हैं जिनके बारे में मैं अभी भी अस्पष्ट हूँ। क्या आप मुझे संगीतमय लय के तरीके पर अधिक मार्गदर्शन दे सकते हैं? अध्याय 129 में सबसे पहले आपका सहयोग करूंगा। यू याओ, जिनकी द वे ऑफ म्यूजिकल रिदम में महारत बहुत पहले ही छूट चुकी थी, अब शिक्षक से छात्र बन गए थे। वह बस इतना कर सकती थी कि चांगएन द्वारा प्रत्येक बिंदु को समझाए जाने पर उसे ध्यान से सुने, उसे अपने प्रश्न दोहराते हुए और उन्हें हल करने के लिए कहते हुए।
देखकर उसने अनुमान लगाया कि लड़की बिछड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह मुस्कुराया, उसकी पीठ थपथपाई और बुदबुदाया, याओ याओ, मैं तुम्हें कुछ उपहार देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। जल परी ने उसकी बाहों में अपना सिर मजबूती से हिलाया। आप उन्हें ले लेंगे? चांगएन ने जोर देकर कहा, फिर अपना स्वर नर्म कर लिया। चूंकि आप मेरे दाव साथी बन गए हैं, आप मेरी व्यवस्थाओं का पालन करेंगे। चिंता मत करो, हुआ हुआ उसे भी मिल जाएगा। डरपोक यू याओ सहज रूप से सिकुड़ गया, जिससे उसने उस पर स्नेह की तिरछी नजर डाली। मम्मा, मेरे भगवान जो भी व्यवस्था करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। चांगएन ने और कुछ नहीं कहा। उसने सबसे पहले अपनी हथेली को उसके डेंटियन पर दबाया और 2 भौतिक पुरस्कारों के लिए बेस्टो विकल्प का चयन किया। यू याओ को लगा कि उसका बड़ा हाथ गर्म हो गया है और उसके डेंटियन में 2 जादुई खजाने प्रकट हुए। दिलों के जुड़े होने और जिंदगियों के आपस में जुड़ने की अनुभूति ने उसे तुरंत सभी संबंधित जानकारी प्राप्त करने में मदद की। दो सहज आत्मा खजाने, और उनमें से अपनी असाधारण आभा के साथ वह उत्कृष्ट सुरुचिपूर्ण ज़ेड वास्तव में उसका जीवनभर का खजाना था। जल परी के लाल होंठ कांपने लगे, वह बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन चांगएन ने उसे पूछने का कोई मौका नहीं दिया। वह अपना हाथ उसके सिर के ऊपर ले गया, बिना किसी इनकार के स्वर में। ध्यान केंद्रित करें, अपना दिव्य भाव खोलें। अब तक उसकी आज्ञा मानना सहज बन गया था। उसने बिना सोचे समझे अनुपालन किया और अपनी दिव्य भावना की सुरक्षा जारी कर दी। चांगएन ने सिस्टम पैनल पर सशक्तिकरण पर क्लिक किया। यू याओ की हैरान, हतप्रभ निगाहें खाली और फोकसहीन हो गईं। एक क्षण के बाद ही वह अपनी एपिफेनी अवस्था से बाहर निकली और चांगएन को अविश्वास से देखती रही। होंठ अलग हो गए लेकिन कोई शब्द नहीं निकले। इस गुप्त क्षेत्र पर आंशिक अधिकार के अलावा अधिक महत्वपूर्ण बात, जल स्वर्ग और पृथ्वी कानून। यू याओ अनुकूलता 95-97। चांगएन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हुआ ये ने पिछली बार भी इसी तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उसका समझाने का कोई इरादा नहीं था, उसे रिक्त स्थान स्वयं भरने दें। लेकिन कुछ ही सांसों के बाद यू याओ ने फिर से सांस छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अब क्या? काफी देर के बाद यू याओ आखिरकार अपनी उलझन से वापस लौट आए। बिना कुछ कहे उसने अपनी चीनी वीणा बजाई, ध्यान केंद्रित किया और अपनी गोरी पतली उंगलियों से उसके तार छेड़ दिए। एक राग चांगएन ने पहले कभी नहीं सुना था, जो उनके सामने पानी की आध्यात्मिक शक्ति से बना एक क्रिस्टल स्पष्ट सी स्पिरिट फूल को संघनित कर रहा था। कई बार तोड़ने के बाद फूल खिल गया और मुरझा गया और धुंध में बिखर गया। चांगएन की हैरान निगाहों से मिलते हुए याओ याओ का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपने लाल होंठ काटे। वह धुन मेरी अपनी रचना थी बिग ब्रदर, ऐसा लगता है कि मैंने सृजन की शक्ति को भी खोल दिया है। इस बार खाली करने की बारी चांगएन की थी। ऐसी कोई बात थी? एक क्षण बाद उसने उसकी ओर देखा। क्या इसका संबंध अभी सशक्तिकरण से है? याओ याओ ने सोच में अपनी आंखें नीची कर लीं, फिर अपना सिर हिलाया। शायद नहीं, मुझे लगता है कि यह कल रात शुरू हुआ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जल स्वर्ग और पृथ्वी कानून से परिचित होने के दौरान मैंने संगीतमय लय के तरीके से संबंधित कुछ पहलुओं के बारे में सोचा और अचानक प्रकाश देखा। वह अदृश्य झिल्ली, वह बंधन चला गया था। उसकी भौहें हल्की सी बुनी हुई थीं। मुझे लगता है कि इसका संबंध माय लॉर्ड से हो सकता है। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके पास सृजन की शक्ति है कि उसने मेरा ताला खोल दिया? जैसे ही वह बोली, यू याओ का छोटा चेहरा फिर से लाल हो गया। चांगएन ने विचार किया, वह भी निश्चित नहीं था। क्या ये सिस्टम बाइंडिंग टीम के साथियों के कारण था या केवल संपर्क के कारण था? उसके पास अभी सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं था। वह किसी को प्रयोग के लिए नहीं खींच सकता था। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। मुझे हुआ से पूछना होगा कि क्या उसके पास भी सृजन की शक्ति है। इसे बाहरी लोगों से दूर रखें। आप दूसरों को बता सकते हैं कि आपके पास सृजन की शक्ति है। यह आपको मिंगियन हेवनली पैलेस में चढ़ने में मदद करेगी। बस उस टुकड़े 10 तरफ से घात को अपना माने। यू याओ की नीली आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। नहीं, यह मास्टर का दुनिया
हिला देने वाला काम है, इसे कभी भी मेरे नाम के नीचे नहीं रखा जाना चाहिए। चांग एन ने भौहें ऊपर उठाईं, उसका स्वर गिर गया। कोई इनकार नहीं, मेरी बात मानो। मिंगियन हेवनली पैलेस में आपके भविष्य के लिए यह महत्वपूर्ण है। हम दोनों ने सृजन की शक्ति को खोल लिया है। भविष्य में हमारे पास बहुत सारे काम होंगे। एक गीत कुछ भी नहीं है। उसे ताकतवर होते देखकर यू याओ केवल नम्रता से ही उसका अनुपालन कर सका। चलो, देर हो चुकी है, तुम्हें जाना होगा। गुप्त दायरे के साथ हम कभी भी मिल सकते हैं। उन शब्दों पर यू याओ गुप्त क्षेत्र ग्रोटो स्वर्ग के उपयोग को याद करने से पहले एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई, उसकी भौहों और आंखों में खुशी भर गई। सारी पूर्व अनिच्छा और दुख दूर हो गए। चांग एन ने अपने रेशमी बालों को चिकना किया। अपने दौरे पर ध्यान केंद्रित करें। सृजन की शक्ति के साथ आप भविष्य के क्लेश को पार करने वाले महान विशेषज्ञ अमर आदरणीय यू याओ होंगे। यू याओ को विदा करने के बाद फेईफी ने चांग एन का पीछा किया, जिसने सुबह से ही उसे सूंघ लिया था और म्याऊं म्याऊं करती रही, इसलिए वह बस फेंग्यू टॉवर के लिए निकल गया। हमेशा की तरह उन्हें स्टाइलिंग प्रगति में 1 अंक प्राप्त हुआ। खोज लगभग पूरी हो चुकी थी, हालांकि उसका काला इतिहास फेंग्यू टॉवर में हमेशा के लिए रहेगा। आजकल हर कोई जानता है कि यह मर्दाना, सुंदर युवा मास्टर हर तरह से उत्कृष्ट है, 2 बिंदुओं को छोड़कर। सबसे पहले उसने उन्हें केवल देखने दिया, छूने नहीं दिया, उन्हें व्यर्थ ही घूरने के लिए छोड़ दिया। दूसरा, वह थोड़ा बांका था, दिन में 3 या 4 बार कपड़े बदलता था और प्रशंसा पसंद करता था। हालांकि यंग मास्टर चाहे कुछ भी पहने बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पहनना पसंद था। सभी बाहरी संप्रदाय की महिला शिष्याएं गुप्त रूप से चाहती थीं कि जितनी बार वे कपड़े बदलते हैं, उतनी ही बार वे महिलाओं की अदला बदली भी करें। टावर के अंदर सिस्टर होंग, जिन्होंने भविष्य के सेक्ट मास्टर के पति से दिन के उजाले में आने की उम्मीद नहीं की थी, उन्हें बधाई देने के लिए जल्दी से पहुंची। चांग एन ने पीछा करना बंद कर दिया, उसे बताया कि यू याओ चली गई है, एक सार्थक नज़र डाली और ऊपर की ओर चली गई। जल्द ही हुआ ये ने अपनी परिचित मोहक खुशबू लाते हुए दरवाजा खोला। पति टिल्डा, क्या सिस्टर यू याओ अब ठीक है? छोटे सफ़ेद फूल ने मुस्कुराहट के साथ चिढ़ाया, अंततः कोई यहाँ है। मुझे सचमुच डर था कि तुम चुपचाप चले जाओगे। चांग एन ने उसे नज़रअंदाज किया, संक्षेप में यू याओ की स्थिति के बारे में बताया, फिर ध्यान केंद्रित किया और पूछा, हुआ, क्या आपने भी सृजन की शक्ति को खोल दिया है? मेरे पास है टिल्डा, हुआ ये ने अपना सिर झुकाया, लेकिन मुझे नहीं पता कब। मेरे बाजार पहुंचने से पहले मास्टर ने संदेश भेजा कि यूकिंग इमोर्टल सेक्ट ने अन्य मामलों की खबर साझा की है। मुझे लगा कि यह पहले से ही आम बात है, इसलिए मैंने आपसे सृष्टि की अंधी अंगूठी के बारे में कभी नहीं पूछा। चांग एन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। यूकिंग इमोर्टल सेक्ट ने जिस व्यक्ति के बारे में आपके पक्ष में रिपोर्ट की थी, वह मैं था। हुआ ये कि भौहें तुरंत एक साथ खींच गईं। तो अभी यह केवल आप, मैं और यू याओ हैं। चांग एन ने सिर हिलाया और अपना अनुमान व्यक्त किया, बेशक टीम साथी बाध्यकारी संभावना को छोड़ दिया। पति, चिंता मत करो। मास्टर ने मुझे बताया कि सृजन की शक्ति का पुनरुद्धार केवल अनुमान है, कोई भी इसकी सटीक प्रक्रिया या विधि नहीं जानता है। शायद यह ऐसे ही है। हुआ ये कि आड़ू फूली आंखें मुस्कुराहट में मुड़ी हुई थीं। अगर यह वास्तव में इसे अनलॉक करने का तरीका है, वे उच्च स्तरीय महिला कृषक इसके लिए कतार में खड़ी होंगी। मैं स्पिरिट स्टोन्स इकट्ठा करूंगा, सृजन की शक्ति के प्रति अनलॉक में 100 उच्च ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। लिटिल व्हाइट फ्लावर की धूर्त नज़र देखकर चांग एन को जलन महसूस हुई। लिटिल सिवेट कैट को पकड़ने की तरह उसने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़ लिया और उसे अपने ठीक सामने खींच लिया। मैं पहले आपका सहयोग करूंगा। अध्याय 130 कोंगमिंग हॉल की संत लिंग्युआन महाद्वीप, उत्तरी सीमा। ऊंची जुएजिन पर्वत श्रृंखला जमी हुई सफ़ेद लहरों की तरह 10,000 ली तक फैली हुई है। एक ठंडी हवा बर्फ के टुकड़े और बर्फ के बारीक टुकड़ों को लेकर मेन पीक, जुएजिन पीक की खड़ी चट्टानों के पार एक शोकपूर्ण प्रतिध्वनि की तरह बहती है। पहाड़ पर जमी बर्फ सूरज के नीचे हीरे जैसी ठंडक से चमकती है। हल्के बादल इसके कंधों के चारों ओर जमा हो जाते हैं,
जो बहती हुई चांदी की धुंध में बदल जाते हैं, जो धीरे से शिखर को लपेट लेता है। फिर भी इस चांदी सफेद दुनिया के भीतर ज़ुएजिन पीक के ऊपर काले महलों का एक अखंड विस्तार खड़ा है। उनका झकझोर देने वाला गहरा रंग दृश्य को भयावहता और गंभीरता से भर देता है। ये डेमोनिक पाथ की सबसे प्रमुख शक्ति कोंगमिंग हॉल का मुख्यालय है। राइटियस पाथ इसे कोंगमिंग डेमन हॉल भी कहता है। हालांकि ज़ुएजिन रेंज एक बर्फीले जंगल में दिखाई देती है, ज़ुएजिन पीक एक शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक नस पर बिल्कुल बैठता है। कई छोटे मोटे बर्फ और हिम अनुकूल याओ और जानवर पहाड़ के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, और कई बाजार शहर इसके तल पर जमे हुए मैदान में स्थित हैं। स्वाभाविक रूप से वहां के अधिकांश व्यापारी राक्षसी कृषक हैं। स्वर्ग निगलने वाली आपदा के बाद से 5 बुजुर्ग जो एक बार एकजुट हुए थे, उन्होंने संबंधों को आसान बना दिया है और मनुष्यों, याओ, धर्मी और राक्षसी के बीच संघर्ष कम हो गए हैं। प्रत्येक जाति और संप्रदाय ने विश्राम किया और पुनर्निर्माण किया। लिंग्युआन महाद्वीप ने शांति के दुर्लभ युग में प्रवेश किया। हाल के वर्षों में ही विधर्मियों का पुनरुत्थान हुआ है और टोंगक्सिन मंडप ने चीजों को फिर से उत्तेजित करना शुरू कर दिया है। फिर भी डेमोनिक पाथ के प्रमुख कोंगमिंग हॉल, यूकिंग इमोर्टल सेक्ट और स्टार एक्सटिंग्विशिंग स्वॉर्ड पवेलियन के साथ विनम्रतापूर्वक दूर का रिश्ता बनाए रखते हैं। काले महल परिसर के भीतर एक ऐसा क्षेत्र है जहां सामान्य आंतरिक संप्रदाय के शिष्य प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अंडरवर्ल्ड के राक्षसों से उकेरे गए एक काले हॉल से काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति बाहर आया। लंबा और दुबला पतला, बाज जैसी नाक और भयंकर आंखों वाला, वह लेट नेसेंट सोल स्टेज के बढ़ते दबाव को प्रदर्शित करता था। गुजरते हुए शिष्यों का एक समूह तुरंत झुक गया, उनका शिष्टाचार भय से भर गया। हॉल मास्टर जियो, पुर्गेटरी हॉल के वाइस हॉल मास्टर जियो तियायु ने उन पर एक नज़र भी नहीं डाली और सीधे गुफा आवास क्षेत्र की ओर बढ़ गए, जबकि अन्य लोगों ने उनके पीछे राहत की सांस ली। अध्याय 97 में उल्लेख किया गया है। हॉल मास्टर जियो लेट नेसेंट सोल तक पहुंच गया, इतनी तेजी से। ठीक है, उसके पास हेहुआन संप्रदाय से एक दाव साथी है। ईर्ष्यालु हो। बंद करो, उस आदमी को याद करो जिसने अपने साथी को बहुत बार देखा था। पुर्गेटरी हॉल में घसीटा गया और यातना देकर उसे बेवकूफ बना दिया गया। वे सभी काम उठे और जल्दी से चले गए। इस बीच नव उन्नत जियो तियायो ने अपना चेहरा खाली रखा, केवल उसकी ठुड्डी की हल्की सी उठान ने उसके गौरव को उजागर किया। फिर भी जैसे ही उसने एक भव्य हॉल का चक्कर लगाया, वह गर्व गायब हो गया। जियो तियायो ठिठक गया, उसने सहज रूप से अपनी सांसें रोक लीं क्योंकि एक मानवीय आकृति उसकी ओर तैर रही थी। हालांकि उसने अपना दिव्य बोध जारी नहीं किया था, 1 किलोमीटर के भीतर की हर चीज उसकी धारणा के भीतर थी, फिर भी उसे उसके का कुछ भी एहसास नहीं हुआ था। उसका धात्विक गहरा काला शरीर गूढ़ डिजाइन के सिल्वर स्पिरिट पैटर्न से सना हुआ था। एक सादे भूरे रंग के वस्त्र में स्पष्ट रूप से स्त्रियोचित आकृतियां रेखांकित थीं, लेकिन चिकने सिर पर कोई विशेषता नहीं थी, केवल 2 लाल बिंदु सक्रिय होने का संकेत देने के लिए आंखों के रूप में काम कर रहे थे। एक स्पिरिट पैटर्न कठपुतली, कोंगमिंग हॉल के मालिकाना स्थानापन्न कठपुतली, जिसमें एक कल्टीवेटर रिमोट कंट्रोल के लिए दिव्य भावना और आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता है। अपने रैंक के आधार पर यह अपने स्वामी से केवल 2 छोटे क्षेत्रों की शक्ति का उपयोग कर सकता है। हालांकि कठपुतली को नष्ट करने से उसके संचालक को घाव हो जाता है, डेमोनिक कल्टीवेटर्स उन्हें जोखिम से बचने और पहचान छुपाने के लिए आदर्श उपकरण के रूप में पुरस्कृत करते हैं। आखिरकार, किसी जानलेवा काम में खोई हुई कठपुतली अपने आप से बेहतर है। उच्च श्रेणी की कठपुतलियां महंगी और दुर्लभ हैं, फिर भी कई शैतानी खेती करने वाले अपने दांत पीस लेंगे और एक खरीद लेंगे, भले ही केवल एक बुनियादी मॉडल हो। एक बार बाध्य होने पर स्वामित्व अपरिवर्तनीय है। जब मालिक मर जाता है तो कठपुतली धूल में मिल जाती है। इस प्रकार कोई भी निजी तौर पर प्रसारित नहीं होता, सभी कोंगमिंग हॉल के माध्यम से खरीदे जाते हैं। प्रमुख राक्षसी संप्रदाय के लिए एक प्रमुख राजस्व स्रोत। धर्मी कृषक वस्तुओं से घृणा और लालच दोनों करते हैं। वे अपने द्वारा होने वाले नुकसान से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि केवल राक्षसी कृषक ही उनका उपयोग कर सकते हैं। इस कठपुतली को कवर करने वाले पैटर्न घने और जटिल थे, स्पष्ट रूप से शीर्ष स्तरीय।
फिर भी पहचान से बचने की इसकी क्षमता कठपुतली के कारण नहीं बल्कि इसके उपयोगकर्ता की खेती, तकनीक और दायरे के कारण है। कोंगयंग मिंग्यू हृदय सूत्र, कोंगमिंग हॉल के नाम और उसके सर्वोपरि सिद्धांत का स्रोत। ये लिंग्युआन महाद्वीप के 5 क्लेश आरोही विशेषज्ञों में से एक, दानव आदरणीय वांग शेंग द्वारा अभ्यास की गई तकनीक भी है। जियो तियान्यू ने अत्यंत सम्मान के साथ झुकने से पहले केवल एक पल झिझक महसूस की, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन शिष्यों ने कुछ क्षण पहले उसे झुकाया था। महामहिम 37 मम, एक अलौकिक लेकिन बर्फीली आवाज ने एक ही अक्षर में उत्तर दिया। मैंने सुना है कि महामहिम पिछले महीने नवजात आत्मा पूर्णता तक पहुंच गए थे। कोंगमिंग हॉल का सौभाग्य, बधाई हो। एक और भावहीन बड़बड़ाहट, फिर वह गायब हो गई। जियो तियायो ने बिना नाराजगी के सांस छोड़ी। राक्षसी संप्रदायों में शक्ति ही सब कुछ है। हर कोई या तो चींटी, फेलो दाओवादी या वरिष्ठ है। संतेस कम उम्र में ही पूर्णता तक पहुंच गई थी। अपने हिहुआन साथी के साथ दोहरी खेती के बावजूद वह इसे हासिल नहीं कर सकी। उसकी आत्मा पैटर्न कठपुतली पहले से ही मध्य नवजात आत्मा शक्ति का उपयोग कर रही थी। तकनीकों में अंतर को देखते हुए वह शायद हार जाएगा। उसे अभिमान करने का क्या अधिकार था? इसके अलावा संतेस प्रसिद्ध रूप से ठंडी थीं। 2 संक्षिप्त उत्तर प्राप्त करना पहले से ही उदार था। उसे घूमते हुए देखना दुर्लभ है। आमतौर पर वह एकांत खेती में रहती थी। जियो तियायो ने अपना सिर हिलाया और अपनी अमर गुफा की और अपने कदम तेज कर दिए। स्तरित संरचनाओं से गुजरते हुए वह एक भव्य मंडप में दाखिल हुआ जहां एक सुंदर महिला पहले से ही बैठी हुई स्पिरिट चाय पी रही थी। आखिरकार तुम वापस आ गए। इस बार तुम्हारे साथ न जाने से मैं असहज था। उसके आमतौर पर कठोर चेहरे पर एक तनावपूर्ण मुस्कान बिखर गई। लिंगसी पीक के शीर्ष शिष्य याओ किन ने बिना किसी चिंता के कहा, ये ठीक है। कितने दुश्मन हमें निशाना बनाने की जहमत उठाएंगे? सड़क पर थोड़ी सी सावधानी ही काफी है। उसने अपनी सुगंधित चाय की चुस्की ली। मैं कुछ देर यहाँ रुकूंगा, फिर हम एक साथ खेती करने के लिए हिहुआन संप्रदाय में चले जाएंगे। अच्छा, जियो तियायो की आंखें जल गईं, उसके लिए इच्छा और खेती के लाभ की भूख से। याओ किन ने अपना कप नीचे रख दिया, अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हमने फुवान मार्केट टाउन में हुआ ये और उसके दाव साथी को ढूंढ लिया है। मास्टर चाहता है कि आप उन्हें खत्म कर दें। जियो तियायो बिना किसी चिंता के मुस्कुराया। कोई बात नहीं, यह वैसे भी हमारी योजना थी। मैं एक स्पिरिट पैटर्न कठपुतली भेजूंगा। भले ही उनके पास एक संयुक्त तकनीक हो, वे केवल गोल्डन कोर हैं। एक प्रारंभिक नवजात आत्मा कठपुतली सुरक्षित है और मुझे उजागर नहीं करेगी। याओ किन ने थोड़ा सिर हिलाते हुए मंजूरी दे दी। उन्होंने हिहुआन संप्रदाय की संत को खारिज कर दिया और विषय बदल दिया। आपके गुरु ने ज़ैद ताबीज नहीं हटाया है ना?